कुछ अलग समझते हैं ना। क्या एक प्रॉपर्टी एक बार मोर्गेज देने दिए जाने के पश्चात पुनः मोर्गेज पे दी जा सकती है क्या? जी हाँ, कोई मना नहीं। एक बार मोर्गेज देने के बाद लीज पे दे सकते हो क्या? जी हाँ, वो तो हम पढ़ते ही आए। मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी है 2-4 करोड़ की है, ठीक है। मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी, मैं बी के पास गया, भाई साहब पैसे चाहिए। उसने कहा सर मिल तो जाएंगे पर सिक्योरिटी के तौर पे क्या, अगर आप नहीं दे पाए तो क्या? तो मैंने कहा मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, मेरे को तो 20 लाख रुपए ही चाहिए, तो मैं आपको मोर्गेज पे प्रॉपर्टी रख सकता हूं। मैंने इनको मोर्गेज पे प्रॉपर्टी रखी और कितने रुपए ले लिए? 20 लाख रुपए। सिंपल मोर्गेज है, बस नाम लिखा हुआ है कि हाँ भाई साहब मैंने 20 लाख दिए हैं, 20 लाख देने के लिए मैं पर्सनली बाउंड हूं, परंतु अगर नहीं दे पाऊं तो आप पता है 68 आप क्या कर सकते हैं, मनी रिकवरी का वाल ला सकते हैं। वो नहीं हो तो आप मेरी प्रॉपर्टी सेल भी करवा सकते। कुछ समय बाद मुझे फिर पैसों की आवश्यकता पड़ी, प्रॉपर्टी तो ऑफकोर्स मैं अभी भी नहीं बेचूंगा, 20-30 लाख के लिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थोड़ी बेचूंगा। फिर मुझे 30 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी, तो मैं गया बी के पास, दोगे कि नहीं इतने ही साहब? तो मैं गया सी के पास, सर 30 लाख रुपए चाहिए कि सर सिक्योरिटी के तौर पर कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, उस लिख देता हूँ कागज में। अगर मैं पैसे पहले आप मेरे 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 से मांगिएगा, पर्सनली बाउंड हो, अगर मैं नहीं दे पाऊं तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बिकवा के पैसे लेने का आपका भी अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी से भी कितने ले लिए? 30 लाख। ऐसे ही डी से भी ले सकता है 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक ही प्रॉपर्टी को कई जगह मोर्गेज पे रखा जा सकता है। ये आदमी राजी है अगर ये इसे सिक्योरिटी के तौर पे मान रहा है, क्योंकि इसे पता है पहले से मोर्गेज पे बी और सी और बी को दे रखी, इसे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि इसे पता है प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 2-2.5 करोड़। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा पर्सन ये है, इन तीनों में से प्रायर राइट किसका है? बी। बी सबसे पहले हकदार है अपने 20 लाख इस प्रॉपर्टी में से लेने का, ध्यान रखिएगा। बी सबसे पहले 10 लाख ले ले, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसने 20 लोगों को दे दी हो प्रॉपर्टी, 20वां आदमी सबसे पहले प्रॉपर्टी बेच के अपना ले ले, तो पहले को तो मिलेगा ही नहीं, शायद पाती नहीं है। उल्टा चलेंगे तो जिस व्यक्ति ने, जो जानते हुए इसे पता था कोई मॉर्गेज पे नहीं है, कहीं और नहीं दे रखी, मेरे को ही पहला दे रहा है, 20 लाख तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 करोड़ है। इसको पता है पहले 20 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर हो जाए, इसको पता है। पर जिसने 10वें 15वें आदमी ने ली, उसे पता है पहले से 15 आदमी है मोर्गेजी बने हुए, तो क्यों तो पैसे उधार दिए इस प्रॉपर्टी के। पहले इनको मिलेंगे, इनको मिलने के बाद अगर कुछ बचेगा तो इसको, इसको मिलने के बाद कुछ बचेगा तो इसको, इसको मिलने के बाद कुछ बचेगा तो अगले। सुन पा रहे हैं बात? सुन पा रहे हैं बात? क्या समझे जी? ये तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। हाँ या ना? एक और चीज यहां गौर फरमाइएगा, इस व्यक्ति को ये अधिकार है कि ये क्या करे। अगर डी चाहता है कि मैं पैसे पहले रिकवर करूं, तो डी के लिए ये क्या है? मोर्टगेजी है, इसके लिए भी मोर्टगेजी है, बंधकदार है। इसको पहले इसके पैसे चुका दो, फिर प्रॉपर्टी आप बिकवा सकते हो। नहीं समझ रहे? ये जो व्यक्ति है इसका राइट डी से पहले है। डी अगर चाहता है ये प्रॉपर्टी बिकवा के अपने पैसे, मान लीजिए इसके 10 लाख नहीं, 1 करोड़ है, कितने हैं? ये प्रॉपर्टी बिकवाना चाह रहा है, अपने पैसे रिकवर करना चाह रहा है, तो इससे पहले तो ये रिकवर कर ही नहीं सकता। पहले किसका राइट बनता है? ठीक, बिकवाना है, फोरक्लोज करवाना है, जो भी है इसका राइट। तो अगर इससे बिकवानी है इस प्रॉपर्टी को सी से पहले, सी तो नाटक नहीं कर रहा है, तो पहले इसको सी को उसके 30 लाख रुपए देने पड़े। ये एक तरीके से मोर्टगेजर हो गया और ये क्या हो गया? मोर्टगेजी हो गया।
अगर इसे प्रॉपर्टी बिकवानी है, सी और बी दोनों को पैसे देने पड़ेंगे इसको, इनके कि तुम थे धारक रह जाओ। हाँ, इनका अधिकार अब इसको मिल जाएगा। इसने अगर सी के 30 लाख चुका दिए, बी के 20 लाख चुका दिए, तो ये अब ए से कितने मांगते रह गया? 1.5 करोड़। और ये प्रॉपर्टी बिकवा के पूरे कितने रिकवर कर पाएगा? 1.5 करोड़ और उसका ब्याज। क्या मेरी इतनी सी बात समझ आई क्या? सिंपल है ये तो। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। अगर आपको पहले चाहिए तो इनके चुका दो। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो छोड़ो। अब आइए सेक्शन 78 एंड 79। अब शायद समझ आ जाए। जनरल रूल मैंने समझा दिया है, अब हम सेक्शन 78 79 पढ़ते हैं। क्या लिखा? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी, पूर्विकता का सिद्धांत। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो पहले मोर्गेजी होगा उसको पहले उसका ऋण चुकाया जाएगा, सारे अधिकार उसके पहले। ये क्या कह रहा है? ये जस्ट उल्टी बात कह रहा है उससे। 78, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मोर्गेजी। कब? पहले वाले को बाद में मिलेगा। एक्चुअल में तो पहले वाला, पहले जिसने पहले धन उधार दिया उसका पहला राइट है, वो पहले लेगा। ये 78 कह रहा है कब पहले धन उधार देने वाले को बाद में मिलेगा पैसा। सर ये तो गलत बात है। तो कोई तो कारण होगा। आइए देखते हैं क्या कारण है। शायद आप 1 सेकंड में समझ जाएं इसे पढ़ते हुए, अगर लाइन लिखा हुआ समझ आ गया तो। आइए देखते हैं क्या लिखा। जहां की किसी पूर्विक बंधकदार, पहले जिसने पैसा उधार दिया है, के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा से कोई अन्य व्यक्ति बंधक संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देने के लिए उत्प्रेरित हुआ है। पहले वाले ने भाड़ा बना के किसी दूसरा मुर्गा पकड़ा और उससे पैसे उधार दिलवा दिए हैं, वहां वह पूर्विक बंधकदार उस पाक्षिक बंधकदार के मुकाबले में मुलतवी हो जाएगा। पहले बाद वाला पैसे लेगा, बाद में पहले वाले का नंबर आएगा। अंग्रेजी पढ़ देता हूं फिर समझा देता हूं। वेयर थ्रू द फ्रॉड, अंडरलाइन द वर्ड फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस नेग्लेक्ट, तीनों वर्ड याद रहेंगे। कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर पेश ऑफ ए प्रायर मोर्गेज। ये ध्यान रखना, किसने कपट किया है, किसने बेवकूफ बनाया है? प्रायर मोर्गेज। अनदर पर्सन हैज बीन इंड्यूस्ड टू एडवांस money on the security of the mortgage property, the prior mortgage shall be postponed to the subsequent mortgage। शायद आप लोगों को लगभग कहानी समझ आ गई। ए है, इसको पैसों की आवश्यकता थी। ये प्रॉपर्टी जो है इसने मोर्गेज पे रख दी बी को। बी को हालात दिखे ए के कि ये तो बेहा वित्या हो गया है, किसी के पैसे लौटा नहीं रहा है। ए से पैसे भी मांगे इसने कि भाई पैसा मार्गन घटे पैसा है कि मन तुम्हारा पैसा चाहिए दे, कि थे उधार दिला दो दे दे। ये भी होता है मार्केट में। अगर आप मार्केट में हैं तो आपको पता होगा, जब आप अपने दिए हुए पैसे मांगते हैं तो कहते हैं कहीं और से लोन पे दिला दो, 10 रुपया सैकड़ा ही दिला दो, कहीं दिला दो। तो अब बी को समझ आया अगर ए से पैसे लेने हैं तो इसको पैसे कहीं से दिलवाने पड़ेंगे। तो एक मुर्गो ढूंढे सी नाम, ब्याज चाहिए कि मस्त? हाँ चाहिए, 10 रुपया सैकड़ा दे रहा हूं। अरे नहीं रे, 10 रुपया सैकड़ा तो मतलब समझ रहे हैं, 120% ब्याज। ठीक है, अपने 1 रुपया सैकड़ा 2 रुपये सैकड़ा चलता है तो वो 12% और 24% होता है। साल का 120% ब्याज हो गया। सीध के यार वो काम ठीक है नहीं। और पैसा नहीं आया तो क्या, पैसा नहीं आया तो आवे क्या, प्रॉपर्टी भी होगी हटाने रखवा दे तो दे तो सही। पैसे चुकाने की स्थिति क्या, बल्ले बल्ले आदमी है, कोई दिक्कत ही कौन पैसा चुकाने में। तो पूर्विक बंधकदार के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा के कारण ही ये क्या दे रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी पे धन उधार
दे रहा है। तो अब जब पैसे लेने की बारी आएगी तो बी पहले नहीं लेगा, बी का राइट मुलतवी हो जाएगा। अगर ए कभी पैसे चुका पाता है, नहीं चुका पाता है, तो केस करके पैसे लेने का पहला राइट किसका है, होना किसका चाहिए था, बी का, पर बी पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि इसके ही कहने पे ये फंसा जाल में, वरना ये तो कभी फंसता ही नहीं। पूर्विक बंधकदार के फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस नेगलेक्ट से अगर आपने पैसा उधार दिया है तो पूर्विक बंधकदार को पहले नहीं मिलके मुलतवी हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, इसको पहले पे। सिंपल है कि नहीं? नहीं समझ आया? मॉर्गेज तो जानो, ये क्लासेस ले रहे हो क्या जो ऑनलाइन में डाल रहा हूं? नहीं ले रहे हो? ये जो ए है, इसने ये प्रॉपर्टी है, ये मॉर्गेज क्या होता है ये तो बताइए। बी को क्या रखी, मॉर्गेज पे रखी, और बी से पैसे उधार ले लिए 30 लाख रुपए। बी को पता चला कि ये वापस पैसे देने में सक्षम है नहीं, और इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी धीरे धीरे गिरती ही जा रही है। तो बी ने कहा कि भाई पैसे दे, तो ए ने कहा पैसे तो कोई और 80 पैसा धन देशु धन। तो बी ने एक आदमी ढूंढा, कोई दूसरा जो धन उधार देता है, किस नाम का, सी, और उसे जाके बोला कि भाई साहब ए को पैसों की आवश्यकता है, क्या आप दे देंगे? वो बोला ए आदमी कैसा है पैसे चुकाने में, इसे पता था ए आदमी फर्जी है, पैसे नहीं चुका पाएगा, तो भी इसने सी से कपट किया, मिथ्या उपदेशन किया और बोला कि नहीं ये तो फर्स्ट क्लास आदमी है, टाइम टू टाइम पैसे लौटाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पैसे उधार दे दो। तो बी के कपट, बी इज ए पूर्विक बंधकदार, अभी अभी तो बताया, जो पहले धन देगा उसका ही राइट है पहले पाने का। तो एक्चुअल में तो राइट किसका है पहले पाने का, बी का, पर बी के मिथ्या व्यपदेशन से सी ने ए को धन उधार दिया, इसने और दे दिया 20 लाख रुपए। सिंपल। जनरल रूल क्या कहता है, जब भी पैसे रिकवरी की बात आएगी, इस प्रॉपर्टी से हो या ए से हो, पहले ए बी लेगा, फिर नंबर किसका आएगा, सी। पहले बी ने धन उधार दिया था तो बी लेगा, दूसरा सी ने दिया था तो सी लेगा। परंतु इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सेक्शन 78 कहता है पूर्विक बंधकदार के कपट, मिथ्या व्यपदेशन या घोर उपेक्षा के कारण इसने बेवकूफ बना के सी से पैसे दिलवाए, झूठ बोल के पैसे दिलाए, या जो चीजें इसे बतानी चाहिए थी, जो नेग्लिजेंस नहीं रखनी चाहिए थी, वो नेग्लिजेंस के कारण सी ने पैसे दिए हैं उधार। तो यहां सी को पहले राइट है ए से अपने 20 लाख लेने का, बी पैसे बाद में दे। क्यों? क्योंकि बी के कहने पे ही सी ने दिए, वरना सी कभी भी नहीं। हाँ, बी गुड फेथ में कहता है भाई एक आदमी है बढ़िया ब्याज देवे, तन चाहिए तो कोई दिक्कत ही को नहीं, कि पैसा लौटान में के यार बाहर तक तो ठीक ही पड़े पैसा लौटान। तो बी अगर गुड फेथ में कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर कपट, मिथ्यावेशन या घोर उपेक्षा से उसने सी को उत्साहित किया है, तो पहले किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, और देन आफ्टर किसे मिलेगा, बी को। कोई दिक्कत? वेरी सिंपल। चले आगे, नेक्स्ट सेक्शन 79। याद रखना, पहले जिसने धन उधार दिया है पहले उसे मिलेगा, जो बाद में मोर्टगेजी बनेगा वो सेकंड नंबर आएगा, जो थर्ड बनेगा थर्ड। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगला पढ़िए, बहुत शानदार, थोड़ा दिमाग के बटन खुले रखना। जबकि ये दोनों इस चीज के अपवाद है, जो पहले पेमेंट करेगा उसे पहले मिलेगा, ये दोनों उसके अपवाद है। 78 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 79, जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक। पहले पढ़ देता हूं। यदि भविष्यवर्ती उधारों को, वचनबद्ध के पालन को या किसी चालू खाते की बाकी को प्रतिभूत करने के लिए किए गए किसी बंधक में वह अधिकतम रकम अभिव्यक्त है,
तो तदत द्वारा प्रतिभूत की जानी है, तो उसी संपत्ति का कोई पाश्चिक बंधक यदि वे किसी पूर्वक बंधक की सूचना होते हुए किया जाता है, तो अधिकतम से अनधिक उन सब उधारों या विकलनों की बाबत यद्यपि वे पाश्चिक बंधक की सूचना होते हुए किए गए हों, अज्ञात किए गए हों, उसी संपत्ति का पाश्चिक बंधक पूर्वी बंधक के मुकाबले में मुलतवी। सर समझ ही नहीं आया, इधर आओ। ये बात तो समझ आ गई, पहले इस प्रॉपर्टी को मोर्टगेज रखा बी को 20 लाख के लिए, फिर रखा सी को 10 लाख के लिए, फिर रखा डी को 30 लाख के लिए। पहले किसे मिलेगा पेमेंट, फिर किसे मिलेगा, फिर किसे मिलेगा? इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। अब इधर आओ, इसका अपवाद पढ़ रहे हैं, एक पढ़ लिए एक और पढ़। ए ने बी से कहा भाई पैसे चाहिए, ये कितने चाहिए कि टुकड़ों टुकड़ों में चाहिए। मैं मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं या कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहा हूं, अभी एग्जैक्ट अमाउंट, मुझे कोई नया बिजनेस नया स्टार्टअप खोला है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है ये 30 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 30 लाख। क्या आप दे दोगे क्या जब जब चाहिए होंगे? उसने कहा दे दूंगा। एक लिमिट हो गई, मतलब समझ गए कितने रुपए चाहिए? 30 लाख। लिए नहीं है 30 लाख, कितने चाहिए? 30 लाख। क्या दे दोगे? जी हाँ दे दूंगा। उसमें से अभी याद रखोगे 30 लाख सारे? याद रखोगे क्या? उसमें से इसने अभी 10 लाख रुपए लिए ए ने बी से, और प्रॉपर्टी अडाने रख दी। प्रॉपर्टी अडाने कितने के लिए, ये ध्यान रखना, कभी भी जब जरूरत हो तब ले सकता है। बी को कितने रुपए ले लिए? 10 लाख। फिर 10 चुका दिए, फिर 10 ले लिए, फिर 10 चुका दिए, फिर 20 ले लिए, फिर 20 चुका दिए। एक टाइम लिमिट होती है कि 10 साल के लिए पैसा है, तो ऐसा ये करता रहा। नहीं भी करता रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। एक बार इसने पैसे कितने लिए? 10 लाख। फिर इसे पैसों की जरूरत पड़ी। बी उस टाइम गया हुआ था बाहर, 20 लाख ले सकता था, पर बी कहां गया हुआ था? बाहर। उसने कॉल किया, कॉल मिला नहीं, पैसों की अर्जेंसी है को तत्काल प्रभाव में, तो इसने आसपास पता किया, एक सी नाम का आदमी है, पैसे उधार देता है, तो इसने सी को कहा भाई पैसे चाहिए, कि कितने? इतने। तो क्या है, सिक्योरिटी के तौर पे ये प्रॉपर्टी है, पर पहले मैंने अडाने किसको रखी हुई है? बी को। कितने के लिए? कि मैक्सिमम 30 था, लिएड़ा भाई साहब 10 ही याद। कोई बात नहीं, इससे 20 लाख रुपए और उधार ले लिए ने। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? फिर पैसों की आवश्यकता पड़ी इसे कुछ समय बाद, तब तक बी आ चुका था। फिर इसने बी से क्या ले लिए बचे हुए? 20 लाख। क्लियर? अब नॉर्मल रूटीन तो क्या कहता है, पहले ये चुकेंगे, आया ना, तो पहले ये पैसा लिया गया तो ये, दूसरा ये लिया गया ये, तीसरा ये लिया गया ये। परंतु सी ने जो ये 20 लाख दिया था, ये जानते हुए दिया था कि ये बी से 30 लाख का एग्रीमेंट कर चुका है। तो ये जो 30 लाख है, टोटल 30 लाख तक का अमाउंट, चाहे बी कभी भी दे, बीच में डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, बी को ये 10 लाख प्लस ये 20 लाख नंबर 1 पे लेने की क्या रहेगी? प्रायोरिटी रहेगी, भले ही दिए 8वें नंबर हो, 10वें नंबर हो, 20वें नंबर। क्योंकि सबसे पहला एग्रीमेंट जो हुआ था वो बी के साथ हुआ था। अगर इसने बी ने यहां 30 और दे दिए, कितने और दे दिए? तो ये टोटल 10, आ जाओ, ये वाले 10 और यहां से 20 तक नंबर 1 पे लेगा, और ये बचे हुए 10 लाख जब नंबर आएगा तब लेगा। यानी ये 30 लाख रुपए तक का ये हमेशा क्या रखेगा? अपनी प्रायोरिटी। सुन पा रहे हैं? यदि किसी लोन में क्या डिसाइड हो गई है? मैक्सिमम लिमिट डिसाइड हो गई है। उसके बाद दिए जाने वाले जितने भी मॉर्गेज हैं, जितना भी पैसा उधार है, अगर वो ये जानते हैं कि पहले से मैक्सिमम लिमिट किसी लोन की डिसाइड हो चुकी है, तो वो सारे उसके अधीन रहते हुए दिए जाएंगे। ये दिया 20 लाख भले ही बाद में हो बी ने,
इससे ले लिए 5 लाख, इससे 2 लाख, इससे 1 लाख। हिसाब से तो एक नंबर पे ये 10 लाख, फिर सी के 20 लाख, फिर डी के 5 लाख, फिर ई के 2 लाख, फिर एफ के 1 लाख, फिर बी को क्या मिलने चाहिए? 20 लाख। परंतु एक पहले से मैक्सिमम लिमिट डिसाइड थी। ऐसा क्यों सर? जो भी ये लोग आए हैं सी डी ई एफ, इन सबको पता है कि बी से एग्रीमेंट कितना हो चुका है? 30 लाख। ये कभी भी इसी प्रॉपर्टी को दिखाते हुए बी से कभी भी क्या मांग सकता है? बचे हुए अभी 10 लिए हैं, 20 मांग सकता है। तो इनके माइंड में पहले से तय था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 30 लाख के लिए तो अडाने रखी हुई है ही है, हमारा पैसा तो बाद में नंबर आएगा। क्या इनके मन में भ्रम था कि पहले 10 के लिए? नहीं, इनको पता था कि एक लिमिट के लिए प्रॉपर्टी पहले से अडाने कितने रुपए के लिए? 30। तो ये 30 तो हमेशा आप पे क्या रखेंगे? प्राइवेट। इसने बाद में बी से 50 लाख ले लिए, तो 30 लाख पे तो बी क्या रखेगा? 10 प्लस 20, 30 लाख पे तो नंबर 1 प्रायोरिटी रखेगा, और बाकी आपके जो बच गए 30 लाख रुपए वो आपके नंबर आएगा 1 2 3 4 5, वो आपके छठे नंबर पे। क्लियर? वापस पढ़ो। इफ ए मोर्टगेज मेड टू सिक्योर फ्यूचर एडवांसेज, अभी नहीं लिया है पैसा, एग्जिस्टिंग डेप्ट और फ्यूचर डेप्ट याद है? मोर्टगेज की डेफिनेशन याद है ना? एग्जिस्टिंग भी हो सकता है डेप्ट, फ्यूचर भी। The performance of an engagement or the balance of a running account express the maximum to be secured thereby। और इन सब लफड़ों में आपने ये तय कर लिया कि मैक्सिमम इतना पैसा हम लेंगे। ए सब्सिक्वेंट मोर्टगेज, बी ने मैक्सिमम डिसाइड कर ली, लिमिट कितनी? 30 लाख। बी के बाद जो भी बाद में मोर्टगेज आया सब्सिक्वेंट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी जिसके बाद मोर्टगेज सेल इफ मेड विद द नोटिस ऑफ प्रायर मोर्टगेज, अगर उसे पता है कि पूर्व में 30 लाख का क्या हो चुका है एग्रीमेंट, भले ही पैसा अभी तक 1 रुपया ना लिया हो उधार। सुन पा रहे हैं? उसे अगर पता है कि पहले ऐसा कुछ हो चुका है, बी पोस्टपोन टू द प्रायर मोर्टगेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडवांसेस और डेबिट्स नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम। मैक्सिमम से ज्यादा दे दिया तो उसके लिए नहीं, जितना मैक्सिमम डिसाइड है उसके लिए, दो मेड और अलाउड विद नोटिस टू दी सब्सिक्वेंट मोर्टगेज। फिर सुन लीजिए, ए ने बी से एग्रीमेंट किया, भाई जी कद भी पैसे की जरूरत पड़ सके, कि कितना रुपया, कि 40 लाख रुपया, कि ठीक है भाई दे दे शायद। ये इनका एग्रीमेंट हुआ है फ्यूचर एडवांसेस के लिए। रुपया कितना लिया? एक भी नहीं लिया अभी तक। एग्रीमेंट कितने का कर लिया? 40 लाख। जब पैसे चाहिए थे तब भी वहां था नहीं, तो इसने हाथों हाथ किससे ले ली? इससे कितने रुपया लिया? कुछ भी नहीं। एग्रीमेंट कितने का है? सी के पास गया, वैसा पैसा चाहिए, कितना? 10 लाख। कि यार सिक्योरिटी के तौर पे कि प्रॉपर्टी है मेरे पास, कि कहीं और दे रखी है मुझे? क्या हाँ, पर पैसे ले नहीं रखे। कि कितने में? मैक्सिमम लिमिट सर 40 लाख है। कि कोई बात नहीं, इसने 10 लाख दे दिए। फिर ये गया डी के पास, 10 लाख, तो 20 मांगे, 10 ही दे, तो ये डी के पास चला गया 10 लाख रुपए। उसे भी पता है, ये पता होना चाहिए कि पहले प्रॉपर्टी मोर्टगेज पे कि सर बी को 40 लाख के लिए है, पर बी से लिए नहीं है, सी को 10 के लिए है, अब आपसे ले रहा हूं। बी है को नहीं सर, बी है तो कोई दिक्कत ही को नहीं, ले लियो हिसाब से। अब बी आया और बी से इसने ले लिए 30 लाख रुपए। कितने रुपए ले लिए? 40 ले सकता है। पहले हिसाब से किसकी चुकने चाहिए? सी के, फिर डी के, फिर बी के। परंतु बी का एग्रीमेंट सबसे पहले हुआ है, तो सबसे पहले अगर पैसा चुकेगा तो किसका चुकेगा? बी का। इसने बी से ले लिए आते ही 60 लाख रुपए। कितने ले लिए? तो पहले बी के चुकेंगे 40 लाख, फिर सी के 10 लाख, फिर डी के 10 लाख, फिर बी के 20 लाख। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है, वेरी गुड, अच्छे अच्छे नियम है, कोई दिक्कत वाली बात। एग्जाम्पल पढ़िए, इसी चीज का एग्जाम्पल। ए सेम ही है जो मैंने दिया, अमाउंट में चेंजेस हो सकते हैं। ए सुल्तानपुर का बंधक अपने महाजन बी एंड कंपनी के पास 10,000 रुपए तक उनके पास अपने लेखाओं की बाकी को प्रतिभूत करने के लिए करता है। कितने रुपए तक का?
10,000 दिए नहीं है, 10,000 तक लिमिट है मैक्सिमम। ए फिर सी के पास, जिसे बी एंड कंपनी के पास किए गए बंधक की सूचना है, जरूर सेकंड को पता होना चाहिए कि पहले मोर्गेज पे 10,000 की मैक्सिमम लिमिट है। सुल्तानपुर का बंधक 10,000 रुपए को प्रतिभूत करने के लिए करता है। बी से एग्रीमेंट कर लिया कि आपसे 10,000 लूंगा, लिमिट डिसाइड कर ली, लिए नहीं है, और सी से पैसे ले ही लिए 10,000, ठीक है। पहले लिए किससे हैं? सी से। बी से तो केवल क्या है? एग्रीमेंट। और बी एंड कंपनी को सी द्वारा दूसरे बंधक की सूचना देता है। दूसरे बंधक की तारीख को बी एंड कंपनी को सौदे बाकी 5,000 रुपए से अधिक नहीं है। पहले उससे 5,000 ही लिए थे बी से, फिर सी से 10,000 ले लिए, और अभी 5,000 लेने बाकी। दूसरे बंदे की तारीफ बी एंड कंपनी में सौदे 5,000 रुपए से अधिक नहीं है। बी एंड कंपनी उसके पश्चात ए को ऐसी राशि देते हैं जिसके लिए ए के खाते में विकलन बाकी 10,000 रुपए की राशि से अधिक हो जाती है। बी एंड कंपनी सी के मुकाबले कितना रुपया पहले ले सकते हैं? टोटल जो मैक्सिमम लिमिट थी 10,000। क्लियर? गुड। चलें आगे। टेकिंग एबोलिस्ट, चलो आगे पढ़ लें। नेक्स्ट आता है मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन। दोनों इंपॉर्टेंट धाराएं, 78 79 में कोई दिक्कत? दोनों ही महत्वपूर्ण धाराएं थी। समझ आ गई? समझ आ गई? पहला हमने पढ़ा, जो नहीं थे क्लास में फटाफट देख लो। जो ए ने पैसा उधार लिया बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, तो पहले पैसा कौन ले पाएगा? बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ई को सबसे पहले पैसा लेना है तो पहले इन तीनों का चुका दो, फिर वो डायरेक्ट किससे ले पाएगा? ए से पहले। सिंपल है बात, ठीक है। तो 78 क्या कहता है? ए ने पैसा उधार लिया बी से, और फिर बी ने बेवकूफ बना के एक सी को बोला कि तू भी पैसा उधार दे दे ए को, जबकि बी को पता था ए वापस पैसा लौटा नहीं पाता। पहले बंधकदार प्रायर मोर्टगेजी के फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और ग्रॉस नेग्लेक्ट से अगर कोई सब्सिक्वेंट मोर्टगेजी मोर्टगेजर को पैसा देता है तो पहला नंबर किसका आ जाएगा? ये बाद में मिलेगा इसको पैसा, क्योंकि इसके फ्रॉड से ही इसने पैसा उधार लिया। दैट इज सेक्शन 78 और 79 अभी अभी पढ़ के आए। ए ने एक मैक्सिमम लिमिट बांध दी सी से कि मैं 50 लाख रुपए लूंगा, अभी कितने लिए हैं? केवल 10 लाख। फिर डी से ले लिए 10 लाख, फिर ई से ले लिए 5 लाख, फिर एफ से ले लिए 20 लाख, फिर जी से ले लिए 2 लाख, फिर वापस सी से ले लिए 40 लाख। पहले किसको मिलेंगे? 50 लाख तक के पैसे सी को सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट पहले से इन सबको ये सूचना थी कि 50 लाख के लिए मोर्टगेज पे पहुंचे। 50 लाख से ऊपर की रकम आपको तभी मिलेगी जितने नंबर पे आप आते हो। यहां अगर उसने 60 लाख ले लिए तो 10 ये 40 ये तो फर्स्ट नंबर में मिल जाएंगे, बचे हुए 20 लाख जी के बाद में। सिंपल, दैट इज सेक्शन 79। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन। मार्शलिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं सेक्शन 56 के अंदर, सेम टू सेम। क्या अंतर है सर? याद है क्या डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग? क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रम बंधन। सेक्शन 81 पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा हूं, अगर एग्जाम में डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग आए तो पहले 81 लिखना। प्रीलिम्स में, मेंस में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धरजच्चे जी को लिखो। अगर प्रीलिम्स में आए डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग और दोनों ही ऑप्शन में हो और दोनों के बारे में कोई ऑप्शन जिक्र नहीं करता हो, ऐसा कोई ऑप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग कौन सी धारा में है? 56 में है, 58 में है, 81 में है कि 82 में है? तो आपको ये टिक करना पड़ेगा, है 56 में भी। क्लियर? अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो ये आराम से खुले करो, या ऐसा कोई ऑप्शन है डी ऑप्शन, ए एंड सी बोथ, तो आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं। पर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए और ए एंड सी वाला सिस्टम ना हो तो आपको 81 लिखनी। ठीक है सर? क्यों सर? क्यों का कुछ नहीं होता। एग्जाम में जो भी लिए जाते हैं उनमें, जो एग्जाम में का जो भी आपका बोर्ड है
उसने जो भी आंसर एक बार सही कर लिया होता है तो बाद में वो अपने आप से पलटता नहीं। समझ रहे हैं? कहीं भी, क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर केस चला गया, पहले आपने उत्तर ये बताया था, अब आपने उत्तर ये बताया, तो उनपे स्टॉपर लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक बार जो उत्तर दे दिया उन्होंने गलती से, उससे कभी पलटते नहीं। तो ये हो चुका है मार्शलिंग में, उन्होंने दोनों ऑप्शन दे चुके हैं, हर जगह वही कॉपी करते 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 हर स्टेट के अंदर हो चुका है। और अब लास्ट में ऑप्शन 81 को ही उन सब ने सही ठहराया हुआ है। तो अब भले ही गलती से वापिस 56 आ जाए अगर ऑप्शन में, तो वो 81 को ही सही करेंगे, क्योंकि वो पहले ऐसा कर, अगर वो कर भी देते हैं 56 को सही, तो भी उनका गलत हो जाएगा कोर्ट के अंदर जाके, क्योंकि वो पहले 81 को सही कर चुके। इतना सा कारण है, और कोई विशेष कारण नहीं है इसका। तो चले आगे। क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग, याद करो। सेल का मार्शलिंग और मॉर्गेज का मार्शलिंग। दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी का ऑनर उन दोनों प्रॉपर्टीज को किसी एक व्यक्ति को मॉर्गेज में रखता है, और ये एक्स प्रॉपर्टी है, वाई प्रॉपर्टी, फिर उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को किसी एक व्यक्ति को सेल कर देता है। यही था 56 के अंदर। तो ये जिसको प्रॉपर्टी सेल हुई है वो कह सकता है, भाई साहब अगर आपके पैसे इस एक प्रॉपर्टी से, हालांकि आपके पास दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज में, पर जब इस एक से रिकवर हो सकते हैं, तो बाप जी मारे जी की आ रही है जी की मैं खरीदी है, पैसा देर बिन छोड़ दो। दैट इज मार्शलिंग। याद है कि नहीं है? ए ने पैसा उधार लिया 30 लाख रुपए, किससे? बी से। उसने कहा प्रॉपर्टी क्या? हाँ प्रॉपर्टी है, एक 40 लाख की है, एक 20 लाख की है मेरे पास। तो क्या, मैं तो पैसे उधार तभी दूंगा जब दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखो। तेरा क्या भरोसा 40 लाख वाली, क्या मैं सर 40 वाली मॉर्गेज रख रहा हूं ना, आप तो 30 ही दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तेरा क्या भरोसा है कि तू 10 साल के लिए ले रहा है, 10 साल में चुका देगा? मान लो 20 साल 30 साल नहीं चुका पाए, तो मैं बिकवा के भी क्या लूंगा, प्रॉपर्टी तो 40 लाख की रहेगी। ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज मिला के रुपया मांगने लग जाऊंगा, 70-80 लाख रुपए प्रॉपर्टी तेरी। तो मेरे को तो भाई 30 लाख लेने हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख। इसने दोनों प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज रख दी, दोनों की वैल्यू 60 लाख रुपए, कितने लिए? 30 लाख उधार। जितना समय आया उसके बाद टाइम आ गया रिडम्पशन का, या ये पैसा नहीं दे रहा तो टाइम आ गया राइट टू सेल का या राइट टू फोरक्लोज। तो उस, और इनमें से दोनों में से एक प्रॉपर्टी इसने क्या कर दी, सी को बेच दी। तो सी बी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई साहब आपका टोटल पैसा मूलधन और ब्याज मिला के 38 लाख रुपए हुए हैं, वो सिर्फ एक्स प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है। आपसे हाथा जोड़ी है, आप सारा अपना पैसा काय से रिकवर करें? एक्स से, क्योंकि वाई प्रॉपर्टी मेरे को बेच दी है, प्लीज इससे रिकवर ना। भाई क्या फायदा, इसको बेच दे, ये बिकी हुई है सी को, बी के पास तो दोनों मॉर्गेज है, बी कहता है पहले वाई से रिकवर करूंगा, इसको तो इसके पैसे मिलने ही मिलने हैं, इसको क्यों खराब कर रहे हो बेचारे? तो इस ये कह सकता है बी को कि आप सारे पैसे कहां से रिकवर करो, एक्स से, पर इसका मूलधन और ब्याज मिला के, तो सी जबरदस्ती नहीं कर सकता कि सारा पैसा एक्स प्रॉपर्टी से रिकवर करो। भाई उसने दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, 40 लाख यहां से रिकवर करेगा, तो बचे हुए 8 लाख, क्योंकि पहले कौन आया था? हाँ, हमने आपकी सुविधा के लिए इतना कर दिया, अगर वो सारा पैसा एक प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है तो आप उससे कह सकते हो एक से करो, पर नहीं हो सकता है तो पहला राइट उसका। यही पढ़ा था मार्शलिंग। अब जिसे ये भी याद नहीं आ रहा वो सोचो पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी वो है, ठीक, आप ले नहीं रहे, आप इतना सीरियस नहीं ले रहे, ग्रुप में डाली हुई क्लास भी नहीं ले रहे, क्लास भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं ले रहे। तो ये मार्शलिंग में क्या अंतर? सेम कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं। ए ने अपनी प्रॉपर्टी एक्स और वाई नाम की प्रॉपर्टी पैसों के लिए मॉर्गेज पे रख दी, किसको सर? बी को।
देन आफ्टर उनमें से एक प्रॉपर्टी वहां सेल हो रही थी, यहां मोर्टगेज ही हो रही है, एक और मोर्टगेज रख दी किसको, कोई अंतर नहीं। ये 40 लाख की करी थी हमने प्रॉपर्टी, ये 20 की थी हमने प्रॉपर्टी, ये दोनों मिला के इसने बी को 30 लाख रुपए के बदले में क्या रख दी, मोर्टगेज। कोई दिक्कत? फिर उनमें से एक प्रॉपर्टी किसको मोर्टगेज रख दी, 15 लाख रुपए किससे ले लिए, सी से, और सी को भी मोर्टगेज पे रख। सेम कंसेप्ट है, कोई अंतर नहीं है। सी यहां रिक्वेस्ट कर सकता है बी से कि भाई जी ते मु रिकवर कर ले अगर थारा पैसा, तो मन तो रिकवरी खातर की मिल रही को नहीं, ये अपने 30 लाख पहले इससे रिकवर करता है, तो ये तो बिक गई पूरी 20 लाख में, फिर 10 इससे करता है, तो एक्स को फायदा इसको फायदा, ये मर गया ना बेचारा बेफाल। तो ये सी रिक्वेस्ट कर सकता है सर आप ये सारा आपका 30 लाख उस प्रॉपर्टी से रिकवर करो जो मुझे बंधक पे नहीं रखी, ताकि आपका पैसा भी पूरा रिकवर हो जाएगा, मेरा भी पूरा पैसा रिकवर। परंतु वो सेम कंसेप्ट, अगर इसका मूलधन और ब्याज मिलाकर इससे ज्यादा हो गया तो फिर वो अपना बचा हुआ पेल किंगी है। पर अगर अकेली प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकता है तो सी कह सकता है कि भले ही पेल आपकी हो सर, आप सारा पैसा उससे रिकवर, दैट इज मार्शलिंग, नथिंग एल्स। क्लियर? आइए पढ़िए क्या लिखा। मानना बाउंड है, मैं तो रिक्वेस्ट आप लोगों को कह रहा हूं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट वर्ड यूज ही नहीं कर रहा, चूंकि एक्चुअल में ये रिक्वेस्ट ही है, समझो तो, है ना। क्योंकि सामने वाले ने जब पैसा उधार दिया था डंके की चोट पे 2-3 प्रॉपर्टी रखी थी, तू ही बेवकूफ है, प्रॉपर्टी रखी हुई को वापस तूने क्या किया है, पैसे उधार दिए उसके बदले मेरे बाद में दिए। तो ये मोड रिक्वेस्ट का रहना चाहिए, इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट, यहां रिक्वेस्ट वर्ड यूज नहीं है। ठीक है, आइए क्या लिखा, मानना बाउंड है, मतलब अगर उससे रिकवर कर सकता है तो उसको उसी से ही करना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट वो नहीं है कि हाँ सर प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपके सारे 30 लाख प्लस ब्याज उस एक्स प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकते हैं तो आपको उसी से करने पड़ेंगे रिकवर। हाँ उससे नहीं हो रहे हैं तो आप फिर वाई प्रॉपर्टी को भी कर दो। आ जाओ। यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी, किसकी बात हो रही है, एक ही, ठीक है, उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, किसकी बात हो रही है, बी की, और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रखता है, किसकी, ठीक। तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में पार्श्विक बंधकदार कौन है, सी, इस बात का हकदार है कि वह पूर्विक बंधक ऋण को, उस पूर्विक बंधक ऋण यानी 30 लाख प्लस उसके ब्याज, उसे बंधक न की गई संपत्ति यानी वाई संपत्ति या संपत्तियों में से वहां तक तुष्ट कराए जहां तक उससे या उनसे तुष्ट हो सकती है, इस बात का हकदार है। अंडरलाइन करिए, क्या है सर, हकदार है का मतलब बी बाउंड है। अब सी अगर राइटफुली एक्सरसाइज करता है इस अधिकार को तो फिर बी बाउंड है। किंतु ऐसे नहीं कि पूर्विक बंधकदार के या किसी अन्य व्यक्ति के जिससे उन संपत्तियों की संपत्ति को हित प्रतिफलन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, पर पहल उसकी है सर, अगर उसके 30 लाख पर ब्याज रिकवर नहीं हो रहे हैं तो आप फिर हकदार नहीं है, पहले वो हकदार है क्योंकि पहले वो आया। आप हकदार तो है उसे ये कहने के कि भाई सारा पैसा एक्स से रिकवर कर लो, पर तब तक जब तक उसके अधिकारों पे कोई प्रतिकूल प्रभाव, अगर वो अपना सारा पैसा एक्स प्रॉपर्टी से रिकवर कर ही नहीं पा रहा है, मान लीजिए इसका ब्याज ज्यादा बढ़ गया, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, इसकी वैल्यू 20 लाख ही रह गई, तो ये अपने पैसे कहां से रिकवर करेगा, पहले एक्स से और वाई से, और दोनों से रिकवर करके अपने रिकवर करेगा, बचेंगे 1-2 लाख तो तू ले लेना, नहीं तो तू फ्री। फेल किसकी है, ये तब जब आप उस प्रॉपर्टी से सारा पैसा रिकवर कर सकते हो, तब आप राइटफुली। हाँ उमा शंकर जी बोलो बोलो, माइंड में आज बोल देना, क्या दिक्कत, कहीं परेशान हो, सेट है, ए नहीं एक आध और ले लो, सेट है क्या, पढ़ा रही हूँ मैं तो।
एक तो बड़े हैं। 81 समझ आया? कोई दिक्कत है? सिंपल है। देखो, एक टीपी की कहानी बताता हूं आपको। प्रथम दृष्टया टफ लगता है, आने के बाद सब समझ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल से चलता है पूरा टीपी। सिविल की खासियत है, ये एग्जाम्पल से चलता है, और एग्जाम्पल में हम ताबे नहीं खाते तो समझ तो आ जाता है। इससे दिक्कत क्या आएगी? याद करने में बड़ी दिक्कत है। अब आप जब मार्शलिंग मेंस में लिखने बैठोगे ना, तो प्राण निकल जाएंगे आप। समझने तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत टीपी आ गई, पर टीपी जब लिखने बैठोगे, आप अभी धारा 10 भी नहीं लिख सकते हैं। धारा 9 वो आखिरी धारा है जो आप रट के लिख सकते हैं, याद करके लिख सकते हैं। आखिरी, हाँ, एक लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ठीक है, पर धारा 10, तो आपको इनको पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहिए। ये मेन बात थी, ये इसके मेन मेन इंग्रेडिएंट है, ये इसके अपवाद है धारा 10 के, है ना। ये अभी से तोड़ मरोड़, जो आरजेएस की तैयारी कर रहा है उसको अभी से ये चीजें, धारा 13 धारा 14 लिखने में इतनी आसान नहीं है जितनी पढ़ने में समझने में आसान हो गई। धारा 14 तो आज भी आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि बैरेक्ट कुछ और ही कह रहा है, सर ने कुछ और ही पढ़ाया है। लैंग्वेज ऐसी, तो समझ तो आ जाता है, तो हमें वहां एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, हमें वहां धारा लिखनी है ना। तो एग्जाम्पल तो समझ आ गया, धारा लिखोगे तो जोर आएगा। वो 78 वो 79 याद करने में टाइम लगता है। अगर आपका कहीं भी मनसा आरजेएस की है, तो आप साथ साथ में वो भी तैयारी रखें। बच्चों के कहने पे मैं सिर्फ प्रीलिम्स की एग्जाम ले रहा हूं, पर आप ध्यान रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं क्या लिखना है, चीजें लिखनी भी है, मेंस भी लिखना है, तो अभी से तैयारी रखें, ठीक है, केवल प्रीलिम्स के भरोसे ना रहे। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, ढंग से कहीं कोर्स कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर वो कौन सी कोचिंग, ये बड़े भैया के पास भी ढंग से पढ़ रहे हैं, सारा सिलेबस किया है, और आप फिर प्रीलिम्स पास नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैक। कोई प्रीलिम्स पास नहीं हो ही नहीं सकता। लोग, मैंने देखा आरएस का प्रीलिम पास करते हैं, ऐसे पूरे मोहल्ले में आरएस प्रीलिम्स हो, यार प्रीलिम्स पास तो सबसे सबसे मतलब ये समझ लो कि ये तो कंपलसरी स्टेज ही है, होनी होनी चाहिए। प्रीलिम्स का मतलब होता है क्या आप ये पेपर देने के लायक भी हैं क्या। रिट्रीचमेंट प्रोसेस, छंटनी का प्रोसेस है कि उन्हीं आदमियों से पेपर दिलवाते हैं जो पेपर देने के, क्यों कॉपियां खराब करा इतनी बड़ी बड़ी, इसलिए होता है प्रीलिम्स। और अगर हम वो पास नहीं हो रहे तो हमने तैयारी की, हम ये कहने के लायक ही नहीं। तो लायक या तो आप पर्सन नहीं समझ रहे हो, या आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं अपने, अगर आरजेएस का फोकस है, जेएलओ एपीओ, जेएलओ है तो अलग बात है, एपीओ भी आजकल रिटर्न ही हो गया, तो लिखने का थोड़ी प्रैक्टिस रखो। चले आगे। 82 क्या है सर? कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेप्ट। कंट्रीब्यूशन, हालांकि इसका जो सेकंड पैरा है वो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पर मैं दोनों ही आपको समझा देता हूँ। क्या है सर? कंट्रीब्यूशन, नाम से क्या पता लग रहा है? कंट्रीब्यूशन। कुछ नहीं है, फर्स्ट पैरा तो एकदम फर्जी सा है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। जहां की बंधक के अध्ययन संपत्ति, मार्शलिंग अंग्रेजी में पढ़ना है क्या? जहां की बंधक के अध्ययन संपत्ति ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों की है, यहां उल्टी कहानी है। मार्शलिंग में संपत्ति दो या अधिक थी, आदमी एक था। कंट्रीब्यूशन में आदमी अलग अलग है, संपत्ति एक। जहां की बंधक के अध्ययन संपत्ति ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों की है,
जिनके उसमें सुभिन्न और प्रत्यक्ष स्वामित्वाधिकार है, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसा संपत्ति के विभिन्न अंश या भाग जो ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में है उस बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण के लिए अनुपात में विदाय करने के लिए दायी है, और ऐसा हर अंश या भाग जिस अनुपात में विदाय करेगा उसके अवधारण प्रयोजन के लिए उसका मूल्य ऐसे किसी अन्य बंधक या भार की रकम को जिसके अधीन यह बंधक की तारीख पर रहा हो काट कर वह मूल्य समझा जाएगा। मेन बात समझो ना आप, ये प्रॉपर्टी है, ये 40% हिस्सा है इस प्रॉपर्टी में ए का, 60% हिस्सा है बी। ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी गई सी व्यक्ति के पास और पैसा लिया गया 30 लाख रुपए उधार। कितना रुपया लिया गया? 30 लाख। वापस चुकाने हैं तो या तो पहले से तय कर लोगे आधे आधे चुकाएंगे, या मेरी प्रॉपर्टी में से अगर बिकनी आई तो मेरी इतनी बिकेगी तेरी इतनी, या तो पहले तय कर लो। अगर तय नहीं हुआ है तो प्रॉपर्टी में जितना आपका भाग है उतना ही आपको पैसा चुकाना, और अगर बिकी तो आपके भाग से भी उतना ही प्रॉपर्टी जाएगी जितना परसेंट है। मान लो ये प्रॉपर्टी बिकी 60 लाख में, तो इसको देना पड़ेगा 40%, इसको देना पड़ेगा 60%। अगर ये फोरक्लोज भी होती है तो पूरी फोरक्लोज तो पूरी की पूरी होती है, बाकी अगर जितना आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप है, सिंपल सी बात है, उतना ही आपको पैसा देना पड़े, उतना परसेंट। 30 लाख का 40%, 1,20,000, 1,12,000, 12 लाख सर, 12 लाख किसे देने हैं? ई चुकाएगा, और बचे हुए 18 लाख कौन चुकाएगा? बी चुकाएगा। क्लियर? जितना आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन भाई, अभिदाय कितना करोगे आप? जितना प्रॉपर्टी में हिस्सा है। सर ये तो गलत बात है, मान लीजिए पैसे आधे आधे बढ़ते, भले ही बढ़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि चुकाएंगे तो आधे आधे चुकाएंगे। नहीं अगर कुछ लिखा है तो आपका जितना प्रॉपर्टी में हिस्सा है उतना ही आपसे पैसा लिया जाए। क्लियर? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अडाने थी तो आपका 60% हिस्सा अडाना था तो 60% आप चुकाओ, आपका 40% था तो 40%। क्योंकि अगर नहीं चुकाओगे तो आपका कितना बिकेगा और आपका कितना बिकेगा, तो उतना ही पैसा आप दो, अपनी बचानी है तो प्रॉपर्टी। सिंपल, कोई खास नहीं। सेकंड पढ़िए, जहां की एक ही स्वामी की दो संपत्तियों में से, अब मान लीजिए एक है, एक संपत्ति एक ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई है और फिर दोनों एक अन्य ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई। नई स्कीम है। मार्शलिंग में क्या था? एक स्वामी था, दो संपत्तियां थी, पहले दोनों रखी गई थी फिर एक रखी गई थी। यहां कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या? एक मालिक है, दो संपत्ति है, पहले एक रखी गई है और फिर दोनों रखी गई। समझ आ रहा है? ये एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत जहां से वो तो कुछ साई नहीं फर्श पैरा, जितनी पांती है उतना पैसा देना है, वो तो खेल, ये खेल है। और ये मार्शलिंग के जस्ट अपोजिट है। मार्शलिंग में भी एक स्वामी की दो या अधिक से संपत्तियां थी, यहां भी एक स्वामी की दो या अधिक संपत्ति। हम दो का ही एग्जांपल ले रहे हैं। मार्शलिंग में दोनों पहले किसी एक को बंधक पे रखी गई, फिर एक किसी को रखी गई, बेच दी गई तो वो तो 56 में, फिर एक। यहां पर पहले कोई एक किसी को बंधक रखी गई, फिर दोनों रखी गई। आइए क्या लिखा है, जहां की, और है कुछ नहीं, इतना लंबा चौड़ा बोल दिया, आप सीरियस हो गए हो, पता नहीं क्या समझ रहे, कुछ नहीं फर्जी। एक ही स्वामी की दो संपत्तियों में से एक संपत्ति एक ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रखी गई, फिर दोनों एक अन्य ऋण की प्रतिभूति के लिए बंधक रख दी गई है, और पूर्व भावी ऋण पूर्वक संपत्ति में से चुकाया गया है। पहले जो ऋण लिया वो पहली प्रॉपर्टी तक ही था, तो उससे उसने चुका लिया जितना चुकाना था। ठीक है, चूक गया, उससे एक से चूक गया, और एक ही चुका सकती थी, दोनों थी नहीं, उससे चूक गया। ठीक, उसके मूल्य में से उस पूर्वगामी ऋण की रकम काट कर हर एक संपत्ति उत्तरभावी ऋण के अनुपाती अभिदाय करने का तय। ये संपत्ति थी 60 लाख की एक्स, ये संपत्ति थी 40 लाख की। इसने सी से
ये प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज पे रखी और कितने रुपए ले लिए, 20 लाख रुपए लिए। फिर ये प्रॉपर्टी डी को रख दी और डी को कितने रुपए लिए, 30 लाख। ऑफ कोर्स पहले एक्स प्रॉपर्टी किसको दी गई, तो पहले राइट भी किसका इससे लेने का, अरे भाई बात दी तो डी को भी एक्स प्रॉपर्टी, पर डी का राइट तो बाद का है, क्योंकि पहले किसे दी गई, तो सी अपने 20 लाख रुपए प्लस ब्याज पहले कहां से रिकवर कर लेगा, 60 लाख की प्रॉपर्टी आराम से रिकवर हो जाएंगे, इसने अपने पैसे रिकवर कर लिए। अब डी रिकवरी करने आएगा तो डी अपने 30 लाख के लिए इन दोनों प्रॉपर्टी से बराबर रिकवर कर सकता है, डी की मर्जी। जी इससे भी, क्योंकि इसमें भी 40 लाख का धन शेष है, इसमें भी 40 लाख का धन शेष है, दोनों से रिकवर कर सकता है। दोनों ही प्रॉपर्टी डी के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, डी दोनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेज लेके आए, सिंपल। जरूरत नहीं है पर दोनों को बेचने की, उसका काम हो जाएगा केवल एक्स से ही, केवल वाई से भी करे तो हो जाएगा, परंतु अगर मान लीजिए तो हमने उसका अमाउंट 30 लाख ही रखा, 50 होता 60 होता तो उसको दोनों को यूज करना पड़ता। तो इससे बोल रहे हैं कि अगर पहले का पूरा पैसा रिकवर हो गया है तो अब बचा हुआ के लिए कौन है, उसका सी का निपट गया है, तो अब यही तो पूर्विक बंधकदार हो गया। अब दोनों में से जितना पैसा रिकवर हो सकता है सारा कौन कर सकता है, डी रिकवर कर सकता, कोई खास नहीं। चले आगे, न्यायालय में नीचे बंधक धन आप न्यायालय में डाल सकते हो, कोई खास नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा, सीधा आइए सेक्शन 91 पे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। रिडम्पशन एक मैगजीन लिखाई थे ना, रिडीम अप फोरक्लोज डाउन, रिडम्पशन खुद मोर्टगेजर तो करा ही सकता है, मोर्टगेजर के अलावा भी बहुत लोगों को अधिकार दिए, नहीं समझ रहे बात। रिडम्पशन को लॉ एक्सलरेट करना चाहता है, लॉ सपोर्ट करना चाहता है, लॉ प्रयास करता है कि जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे आई थी वो सिक्योरिटी बन के रहे, वो बिके नहीं, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिडम्पशन हो। मैंने एक प्रॉपर्टी अडाने रख के 20 लाख रुपए लिए, लॉ चाहता है वो प्रॉपर्टी केवल अडाने ही है, सिक्योरिटी है, वो मैं पैसे नहीं दे पाऊं तो वो बिक जाए किसी को और वो फोरक्लोज हो जाए, लॉ ये नहीं चाहता। तो मैं पैसे नहीं दे पा रहा तो मेरे एलआर वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोर्टगेजर जो है पढ़ चुके हैं ना, मोर्टगेजर के सारे एलआर पे सब पे लागू है, मोर्टगेजी की जगह मोर्टगेजी, तो वो तो छोड़ दो। उसके अलावा मैं पैसे नहीं दे पा रहा तो और भी कुछ लोगों को इन्होंने राइट दिए कि आप वो पैसे दे के प्रॉपर्टी क्या करवा लो, रिडीम करवा लो। फोरक्लोजर केवल मोर्टगेजी ही कर सकता है, केवल कंडीशनल सेल में कर सकता है मोर्टगेजी या उसके हित प्रतिनिधि बस, पर रिडम्पशन मोर्टगेजर भी कर सकता है, उसके हित प्रतिनिधि भी कर सकते हैं और भी लोग बताए वो भी कर सकते हैं। क्यों, रिडीम अप और क्लोज डाउन, रिडेम्पशन को एक्सलेट कर रहे हैं, रिडेम्पशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी मैक्सिम आए रिडीम अप और क्लोज डाउन तो यही धारा 91 में ही लिखनी है आपको। क्लियर, क्लियर आई। एग्जाम का सीधा क्वेश्चन भी आता है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, पर्सन हु मे शू फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन कौन कौन करा सकता है, एक व्यक्ति तो आपको पहले से पता है, मोर्टगेजर खुद, मोर्टगेजर तो जान गए, बंधक करता मैंने अपने प्रॉपर्टी आप अडाने रखी बदले में पैसे लिए तो मैं पैसे दे के प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूं, इसी को रिडम्पशन कहते हैं, इसी को मोर्टगेज कहते हैं। तो ये कौन कर सकता है, खुद बंधक करता तो कर ही सकता। उसके अलावा लोग लिखे हैं, आइए पढ़ते हैं, बिसाइड द मोर्टगेजर, बंधक करता को छोड़ दो, एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन में रिडीम और इंस्टीट्यूट इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ द मोर्टगेज प्रॉपर्टी, नेमली मोर्टगेजर के अलावा, मोर्टगेजर में उसके हित प्रतिनिधि तो आ ही गए, उनके अलावा कौन कौन व्यक्ति है जो क्या कर सकते हैं,
मेरे को एक धारा क्यों याद आ रही है जिसमें लिखा है मोर्टगेजर के अंदर उसके हित प्रतिनिधि 59A, रेफरेंस टू मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी टू इंक्लूड पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम देम। कब से ये धारा पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से, पर कोई बोल नहीं रहा है। याद आ रही है अब तो धारा? अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड रेफरेंस इन दिस चैप्टर, पूरे अध्याय में कहीं भी मोर्टगेजर लिखा है तो मोर्टगेजर में उसके हित प्रतिनिधि आ जाए जो वहां से इसीलिए कह रहा हूं यहां अगर मोर्टगेजर लिखा है, अभी अभी हमने पढ़ा 91 में, तो ये मोर्टगेजर और उसके एलआर की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ले ही सकते हैं, वो तो रिडम्पशन करा ही सकते हैं, उनके अलावा और लोग बता रहे हैं। याद रहेगा अब तो 59A। ठीक, कौन कौन लोग हैं? पहला, एनी पर्सन अदर देन दी मोर्टगेजी ऑफ द इंटरेस्ट सॉट टू बी रिडीम्ड। मोर्टगेजी खुद नहीं भाई मोर्टगेजी को राइट है बिकवाने का, मोर्टगेजी को राइट है फोर क्लोजर का, मोर्टगेजी को, है ना, मोर्टगेजी राइट, समझा करो। हु हैज एनी इंटरेस्ट इन or charge upon the property mortgage or in upon the right to redeem the, जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई भी हित है या कोई भी भार है, तो सब उस प्रॉपर्टी को क्या करवा सकते हैं? redeem। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, मैं लेसी हूं इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी है, आपने मेरे को 50 साल के लिए लीज पे दे दी, ये मालिक है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी में बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो रखा है, ठीक है, ये जेल ही क्यों बन जाती है? और एक दिन मैंने ऐसी जेल बनाई थी, घर जाते ही फोन आया, सर जेल ऐसी ऐसी होती है। ये बखाने किया बनाई है थे, लॉजिकल था। तो मैंने इतना ध्यान पढ़ाई पे दे लो, अब अपने आप को कहीं तो रोक बचाऊं, बात तो बच्चे की सही थी यहाँ थोड़ी देर जेड़ है, जेड़ तो यही हुए। उनका बहुत अच्छा फोकस कर लेते हैं आप, अलग प्रोफेशन में है। एक ये प्रॉपर्टी है बढ़िया, यहाँ फ्लैट सिस्टम बने हैं सब है, या कुछ बना हुआ है कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए कोचिंग के लिए मैंने लीज पे लेनी, कितने साल के लिए? 50 साल के। कोई दिक्कत? एक को पैसों की आवश्यकता पड़ी, और ये तो मंथली आ रहा है, इससे तो इसका खर्चा चल रहा है, तेरे कोई टूणो आएगा तो एकदम पैसा की और जरूरत, तो इसने ये प्रॉपर्टी मोर्टगेज रख दी किसको? बी को। 1 करोड़ रुपए के लिए। कितने रुपए के लिए? कितने साल में? 10 साल के। रख सकता है? रख सकता है या नहीं? 1 साल खत्म हुआ, बी ने पैसे मांगे, ए नहीं चुका पा रहा। अगर अगला ऑप्शन बी के पास क्या है? प्रॉपर्टी या तो फोरक्लोज हो, कंडीशनल सेल है, और या सेल हो। इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? मेरे को आया ना? तो मैं इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूं या नहीं? लेसी के नाते ही हूं, तो मैं ये 1 करोड़ रुपए किसे दे सकता हूं? अभी को कहो निकल, तू 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 तो चुप हो। ये 1 करोड़ रुपए और इसका ब्याज मैं किसको दे सकता हूँ? बी को। और बी को यहाँ से, सर मेरा क्या फायदा हुआ? एक तो ये प्रॉपर्टी कहीं बिकी नहीं, रुक गई, तो सर 1 करोड़ फोकट के लगे, फोकट के नहीं लगे। अभी अगली धारा पढ़ेंगे 92, पढ़ेंगे क्या, आप समझ ही गए, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। इसके जो अधिकार थे वो अब किसमें आ गए हैं? ये क्या कर सकता था? 1 करोड़ के लिए केस करके पैसे वसूल कर सकता था, मनी रिकवरी, अब मैं भी कर सकूंगा। आया ना? ये क्या कर सकता था? प्रॉपर्टी में फोरक्लोज करा सकता था, अब मैं करवा सकता हूं। ये सेल करवा सकता था, अब मैं। इसके सारे अधिकार गाय में आ गए, इसका पैसा इसका ब्याह मैंने चुका दिया, तो इसकी जगह कौन आ गया? फिल्म में देखो नहीं, माइन पे पांव रख जाता है तो उस आदमी को हटा के दूसरी भजन रख देते हैं, वही है। इसके जितने अधिकार थे इसको हटा दिया, इसकी जगह कौन आ गया है अब?
मैं आ गया। अब जो जो इसके अधिकार थे वो मेरे अधिकार हैं, मैं मोर्टगेजी के राइट ले चुका हूं। जो जो इसके दायित्व थे बी के प्रति वो अब मेरे प्रति। दैट इज सबरोगेशन, प्रत्याशन का सिद्धांत, सबरोगेट करना। क्लियर? क्लियर? हाँ, अभी तो बता रहा था मैं बातों बातों में। बी फर्स्ट मॉर्गेजी है, फिर सी है। सी चाहता है कि मेरा पेमेंट पहले हो, या सी कुछ करना चाहता है तो सी सारा पेमेंट बी का कर दे। बी अब है ही नहीं, बी के सारे राइट किस में आ गए? सी में आ गए। ये भी तो है, अभी पढ़ेंगे हम, ये भी सब्रोगेशन ही है। एनी को मोर्टगेजी कैन आल्सो टेक राइट ऑफ अदर को मोर्टगेजी। भाई ए ने ये प्रॉपर्टी बी को रखी है डाणे, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। इन सब का पैसा पे करके इन सब का अधिकार खुद ले सकता है या नहीं? इनकी जगह कौन आ गया? ई आ गया। दैट इज सब्रोगेशन। अब कोई बी को पैसा मिलेगा ना कोई सी को, डी को, इनको तो इनको दे दिया, इनको रवाना कर दिया। अकेला मोर्टगेजी कौन है? ई। तो ई को इन सब के खुद के राइट है। दैट इज सब्रोगेशन ऑल्सो। चले आगे। तो पहला कौन है सर? जिसको कोई भी हेतु या चार्ज हो प्रॉपर्टी में। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। धारा 100 चार्ज भार। वो प्रॉपर्टी, कई बार ऐसा होता है, देखो ये प्रॉपर्टी चार्ज यही समझ ही लो थोड़ा बहुत। एक ही है, ए ने परचेज की थी एक्स नाम के व्यक्ति से। किससे की थी? एक्स ने पूरा पैसा, पूरी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी, कागज दे दिए, पोजीशन दे दी, पर पैसा इसने ड्यू रखा कि अगले महीने की 1 तारीख को पैसा मिलेगा। हो सकता है क्या ऐसा? मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, पोजीशन भी आपको दे दी, हाँ या ना? सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ ए प्राइस पेड, प्रॉमिस। तो मैंने एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप कर दी, पर पैसा एक्स ने दे तो दी प्रॉपर्टी, पर पैसा अभी तक एक्स के पास पूरा नहीं है। तो एक्स इस प्रॉपर्टी पे क्या रखता है? भार रखता है। ए इसे बेच नहीं सकता जब तक पहले किसका सारा पैसा ना दे दे। अनपेड सेलर हो गया ना। एक्स कौन है? अनपेड सेलर, असंदत विक्रेता, जिसे पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो इसका इस पे राइट है प्रॉपर्टी पे। क्यों? क्योंकि इसको इसका पैसा मिला ही नहीं। तो एक्स का इस प्रॉपर्टी पे क्या है? चार्ज। ए ने ये प्रॉपर्टी बाद में मॉर्गेज पे रख दी, किसके पास? बी के पास। कितने रुपए में? 1 करोड़। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद पैसा नहीं चुका पाया, ये प्रॉपर्टी बिक रही है। ए खुद तो ले ही सकता है, रिडीम करा सकता है, क्या एक्स भी रिडीम करा सकता है क्या? जी हाँ, एक्स इसको पैसा दे के इसको दफा कर सकता है। इसके राइट कौन ले सकता है? तो जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में, या जिसका चार्ज है प्रॉपर्टी। क्लियर? जो भार रखता है। 2 व्यक्ति हो गए, दोनों अलग अलग याद रखना, इसलिए दोनों के एग्जांपल अलग दिए। एक ही दे सकता था, जान पूछ के अलग दिए ताकि दोनों याद रहे। जिसका प्रॉपर्टी पे कोई भार है, एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दिए बिना ही मर गया। मेहर की राशि, मेहर इज मेंटेनेंस। उधर से देख ले तो अगर बात करें कह सकते हैं, हालांकि मेंटेनेंस अलग वो रखते हैं, मेहर अलग रखते हैं। मेहर दिए बिना मर गया तो उस मुस्लिम व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे मेहर के तौर पे उस महिला का चार्ज रहता है, भार रहता है। उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कहीं भी जाएगी हेरिडिटरी, उन लोगों को पहले उस मुस्लिम महिला का क्या देना पड़ेगा? मेहर देना पड़ेगा, तब उस प्रॉपर्टी का कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज दी गई है तो मुस्लिम महिला भी रिडम्पशन करवा सकती है। आ रही है बात समझ या नहीं? तो जिस भी व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट हो, कोई भी इंटरेस्ट, 10%, 5%, लेजी के तौर पे, लाइसेंसी के तौर पे, डजंट मैटर,
आया ना, या फिर चार्ज उस प्रॉपर्टी पे कोई भार रखता हो, वो व्यक्ति रिडम्पशन करवा सकता है। चले आगे। दूसरा, एनी श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मोर्टगेज डेब्ट और पार्ट देयर ऑफ कोर्स गारंटर बीइंग तो बड़े हैं, और आप भले ही मत कराओ रिडीम, आपसे वो वैसे ही वसूल कर लेगा, गारंटी दी थी आपने। श्योरिटी तो जान गए, ए ने अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज रखी आकी भाई के पास 10 लाख रुपए के लिए, 1 करोड़ के लिए, 2 करोड़ के लिए, और खुद को पर्सनली बाउंड किया, सिंपल मोर्टगेज मान लो, इंग्लिश मान लो, जो भी मान लो। पर आकी भाई माने नहीं, भाई मारी आदत कौन लोग हैं प्रॉपर्टी बेचनी, थार लुगाई टाबर रहे, और थारो मन भरोसो को नहीं, गारंटी के तौर पे काना राम जी गारंटी दे देंगे। अब बोलो, नहीं काना राम जी दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। गारंटर कौन है? काना राम जी। अगर मैं पैसे नहीं चुका पाऊं आकिब भाई को, तो काना राम जी भी प्रॉपर्टी को रिडीम करवा सकते हैं। काना राम जी को वही राइट हो जाएंगे जो कि आकिब भाई के थे, सब्रोगेशन। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा, एनी क्रेडिटर ऑफ द मोर्टगेजर, ये तीसरा याद है, कोई भी उधारिया who has in issued for the administration of his estate obtain a decree for sale of mortgage property, जिसको कोर्ट से उस प्रॉपर्टी को बेचने की क्या मिल गई है? डिक्री मिल गई है। ए है, एक प्रॉपर्टी है, पुश्ते नहीं आई हुई, सिर्फ इसके भरोसे जी रहा है। ए ने दुनिया से पहले पैसे उधार ले लिए, बी से, सी से, डी से, कुछ अडाने नहीं रखा। लोगों ने कहा बढ़िया खानदानी आदमी है, धीरे धीरे रंग दिखाने लगे, पैसा डूबन लग गया। फिर ये पैसे लेने गया ई से उधार, तो ई ने कहा तेरे भरोसे दूंगा नहीं, प्रॉपर्टी अडाने रख। तो इसने प्रॉपर्टी ये अडाने रख दी 1 करोड़ रुपए के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल हो गए, पैसे मांग रहे हैं, पैसे दे नहीं रहा, तो अब ये प्रॉपर्टी बिकेगी। इधर आओ, बी, सी और डी भी उधार देने वाले हैं बेचारे। इन्होंने पैसे मांगे, दिए नहीं, इन्होंने इस पे मनी रिकवरी शूट किया, इनके पास तो कुछ है नहीं अडाने। तो कोर्ट ने इसको अरेस्ट किया, डिटेन किया, सब करने के बाद एक ही तरीका है, इसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कर दो। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इनको कि आप इसकी प्रॉपर्टी बिकवा के अपने पैसे ले लो। प्रॉपर्टी जब बेचने गए तो आगे पहले से ये छाती पे बैठा है, तुम्हारा 1 करोड़ दो पहले, मैं मोर्टगेजी हूं, मेरा हक बनता है। प्रॉपर्टी तो क्या पता मेरी नहीं है, पर मेरा इस पे चार्ज है 1 करोड़ रुपए का, पहले 1 करोड़ और ब्याज दो। तो ये लोग भी इसको पैसा चुका सकते हैं, आया ना। और इसके राइट किनके पास आ जाएंगे? तो 3 लोग मोटा मोटी, कौन कौन? इंटरेस्ट या चार्ज, श्योरिटी, क्रेडिटर हु ऑब्टेन डिक्री ऑफ सेल। सारे क्रेडिटर नहीं, ठीक है, जिन्होंने कोर्ट से डिग्री ले ली है जमीन बेच। तीसरा आदमी यार रिडेम्पशन कौन करा सकता? चले आगे। अब 92 क्या कह रहा है, जो मैं पहले बता चुका। ये जो लोग हैं ऊपर के तीनों और को मोर्टगेजर, सॉरी को मोर्टगेजी, अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया है तो वो सेम राइट अपना लेंगे जो मोर्टगेजी का था, ओरिजिनल मोर्टगेजी का था। एनी ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 91 हो गए, 91 वाले सारे लोग हो गए, और other than the mortgager and any co-mortgager sell on redeeming property subject to the mortgage have so far as regard redemption, foreclose or sale of such property the same right as the mortgagee whose mortgage को mortgager बोला है इन्होंने, है ना। वो तो उसी में, को mortgagee तो उसी में आ जाएगा जो रखता है, इंटरेस्ट रखता है। Any of the person referred to in section 91 other than the mortgager स्वयं खुद तो रिडीम करा ही नहीं रहा, खुद कराएगा तो खुद का राइट थोड़ी लेगा। और any co-mortgager sell on redeeming property subject to the mortgage have so far as regard redemption, foreclosure or sale of property the same right as the mortgagee whose mortgage he redeem may have against the mortgager or any other mortgage। उसको सेम राइट मिल जाएगा जो mortgage। सर को मोर्टगेजर भी करा सकता है, हाँ, मेरी और आकिब भाई की प्रॉपर्टी है,
हम दोनों ने मोर्गेज पे दी कानाराम जी को। मैं मेरे पैसे मेरे भाग के देने को तैयार हूँ, आकिब भाई नहीं दे पा रहे हैं तो इनका आधा भाग बिकेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आकिब भाई का पैसा भी कानाराम जी को चुका दिया और पूरी प्रॉपर्टी पे हक हो गया। क्लियर? इतना सा था, बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं सर। चले आगे। इस अधिकार को क्या बोलते हैं? द राइट कन्फर्म बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड द राइट ऑफ, सब नहीं है पढ़ने की जरूरत। चलो आगे। 93 प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग, ये भी मस्त है, इंटरेस्टिंग है। वो 78 79 मस्त लगे थे ना, वैसा ही है, मस्त है। आप आए नहीं थे अभिषेक जी कराए थे तब तक ऐसे ही नाड़ हिला रहे हैं। 93 प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग, आबंधन का प्रतिषेध। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। आज जितनी भी धाराएं पढ़ी है सब एक से बढ़कर एक है, सभी डॉक्ट्राइन्स है, सभी इंपॉर्टेंट है। आबंधन क्या होता है, पर इतना ध्यान रखना जितना पढ़ा है उतना ही माथा दुखा हुआ। एक्स्ट्रा कोई भी लाइन पढ़ोगे फिर कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। तो जितनी पढ़ाई है वो तो समझा दी, नहीं पढ़ाई वो समझाई, नहीं समझाई तो फिर माथा खराब हो जाए। उतनी पढ़ो उतनी सफिशिएंट, क्योंकि वो डॉक्ट्राइन मेन थे वो पढ़ा दी। आइए 93 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग, आबंधन का प्रतिषेध। ये क्या है सर? होशियारी करके किसी और का हक नहीं ले सकते आप। कैसे सर? आइए देखते हैं कौन सी होशियारी। दो तरह की होशियारी है यहाँ, दोनों इंपॉर्टेंट। कोई भी बंधकदार जो पूर्विक बंधक को मध्यवर्ती बंधक होने की सूचना होते हुए या न होते हुए, डजेंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता, न होते हुए पे ज्यादा अंडरलाइन करना, अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में कोई पूर्विकता तद द्वारा अर्जित नहीं करे, और धारा 79 द्वारा उबंधी दशा के सिवाय कोई भी बंधकदार जो मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या न होते हुए बंधककर्ता को पार्श्विक उधार दे, ऐसे पार्श्विक उधार के लिए अपनी प्रतिभूति के बारे में तद द्वारा कोई पूर्विकता अर्जित, पूर्विकता को रोक रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग, राइटी लेने से रोक रहा है। इधर आओ, सिंपल। एक ही ये प्रॉपर्टी है, इसने बी को मोर्गेज पे, सब भूल जाओ, आराम से रिलैक्स रहो, बहुत सिंपल है। बी को मोर्गेज पे रखी, कोई अमाउंट बता दो कोई भी, 15 लाख आज। फिर सी को रखी कोई भी अमाउंट, 20 लाख। भाई इनकी भी सुन ही लेते हैं, फिर कहेंगे सर महिलाओं की सुनते नहीं। डी 13 लाख। हियरार्की लाइन क्या कहती है सबको पता है, पहले किसके चुकेंगे, फिर किसके, फिर किसके। डी बड़े होशियार, चाहे इसको सी का पहले पता हो या नहीं हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क। डी के है, अब ये बी वाला पैसा चुका दिया, तो अब हम बी की जगह आ जाए। श्याम बात तेरी सही है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन, तू काय की जगह आ जाएगा। पर क्या वो पूरे 15 13 28 लाख पहले ले पाएगा क्या? वो कितने ले पाएगा? यही कह रहा है ये प्रोहिबिशन ऑफ टेकिंग। आप जंप करके उसके पैसे चुकाने से इसके अधिकारों से पहले नहीं आ जाओगे। क्या है सर? सी से पहले तो मैं हूं, कैसे है तू? तूने तो सी के बाद ही नहीं सर, मैंने बी के पैसे चुका दिए, अब बी की जगह मैं हूं, तो सी से पहले सारे पैसे सारे नहीं ले पाएगा। बी वाले 15 लाख ले पाएगा, तेरे वाले पैसों के लिए तू प्रायोरिटी, इसीलिए बोला प्रोहिबिशन ऑन टेकिंग। आप किसी और का हित उतने तक ही ले सकते हो जितना, उसकी जगह नहीं चले जाओगे आप कि मैं जंप करके खुद ही यहां चला जाऊंगा ना। अब ऐसा क्या माना जाएगा, ए ने डी को दिए 15 लाख, फिर सी को दिए 20 लाख, और फिर डी को दिए, अब ये माना जाएगा आपने बी की जगह ले ली है, पर संपूर्ण अमाउंट के लिए नहीं, केवल उतने के लिए। 92 अगर ढंग से पढ़ोगे वही समझ आएगा, उतना ही अधिकार, वही अधिकार मिलेंगे जो बी के थे। आप इसकी जगह जंप नहीं कर जाओ, होशियारी नहीं चलेगी। क्लियर? ये एक था, एक पढ़ा है, दोनों नहीं पढ़े आप। कौन सा पढ़ा है? एक पहले वाला, वापस पढ़िए देखिए। नो मोर्टगेज पेइंग ऑफ ए प्रायर मोर्टगेज वेदर विद और विदाउट नोटिस ऑफ इंटरमीडिएट मोर्टगेज। क्या समझ आ रही है बातें? इट इज प्रायर मोर्टगेज, इट इज इंटरमीडिएट मोर्टगेज। ये मध्यवर्ती है, ये पूर्विक है, आया ना?
तो कोई व्यक्ति पूर्विक बंधक चुका देता है, भले ही इस बंधक का उसे पता हो या नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, इसने तो पहले दिए, उसने पहले दिए, इसने बाद में दिए, बाद में दिए, तूने सबसे लास्ट दिए, तूने, इसका तेरे को पता हो या नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू सारे पैसों के लिए इसकी जगह नहीं लेगा, तो केवल इसके लिए। वापस पढ़ रहा हूं, नो मोर्टगेजी इसकी बात कर रहा है डी की, पेइंग ऑफ ए प्रायर मोर्टगेजी किसकी बात कर रहा है बी की, वेदर विद और नोटिस विदाउट नोटिस ऑफ इंटरमीडिएट मोर्टगेजी किसकी बात कर रहा है सी की, सेल देयर बाय एक्वायर एनी प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल सिक्योरिटी। इसकी तो ओरिजिनल सिक्योरिटी कितनी है, इसने कितनी दी थी, इसके संबंध में प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, इसके संबंध में मिल जाएगी। हिज ओरिजिनल सिक्योरिटी के संबंध में कोई प्रायोरिटी, तेने ओरिजिनली कितने रुपए उधार दिए थे 13 लाख, उसके बारे में तेरे को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है। समझ तो आ रहे हैं ना, यहाँ बहुत दुख पाए हुए हैं तब ये धाराएं समझ आई हुई है, आप वो दुख तो नहीं पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ओई माँ तो कौन चालेगी मोर्टगेजी, इंटरमीडिएट मोर्टगेजी, प्रायर मोर्टगेजी रे, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल लग रहे हैं, सीधे पढ़ोगे तो समझ आएगा के क्यों के बढ़न दे आगे थोड़ी लगा दे, एक बैरक नहीं पढ़न के लागे। नो मोर्टगेजी पेइंग ऑफ ए प्रायर मोर्टगेज वेदर विद और विदाउट नोटिस ऑफ इंटरमीडिएट मोर्टगेज सेल देयर बाय एक्वायर एनी प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल सिक्योरिटी। एंड ये एक हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा है, एक्सेप्ट इन केस प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 79 याद कर रहा है, फिक्स पहले से डिसाइड हो मैक्सिमम लिमिट, उस धारा उसको छोड़ दो, बाकी तो पहले आओ पहले पाओ ही। नो मोर्टगेजी मेकिंग ए सब्सिक्वेंट एडवांस टू द मोर्टगेजर, ये नहीं क्या आपको पहले से बताया, ये प्रॉपर्टी मोर्टगेज में दी बी को, 79 में तो क्या था 30 लाख की 15 लाख की लिमिट कर दी थी, यहाँ कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, उसने पहले इसको दी 10 की, 10 लाख लिए इससे, फिर सी से लिए 15 लाख, फिर डी से लिए 10 लाख, फिर वापस बी से लिए कितने 20 लाख। तो बी ये नहीं कह सकता मैं तो पहला हूं, मैं तो पूरे पूरे 30 लाख सिवाय 79 में कह सकते हो आप, वो भी कब, जब मैक्सिमम लिमिट। तो आप कह सकते थे कि हाँ भाई साहब मेरी पहले से 40 लाख लिमिट थी, 40 लाख कभी भी दूं मैं पहले लूंगा, उसके अलावा आप कभी भी आपने जब दिए, ये मैं वहां भी पढ़ा चुका था आपको कि भाई पहले बी ने 10 दिए, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, फिर सी ने दिए 15, फिर डी ने, फिर बी ने 20, फिर ई ने दिए 10, फिर बी ने दिए 5, पहला दूसरा लाइन से ही चलेगा, चौथा ये चौथे नंबर पे मिलेंगे 20 लाख, पांचवें पे ये मिलेंगे, फिर ये छठे पे मिलेंगे आपको 5 लाख। मैक्सिमम लिमिट थी तो आपको पहले मिलेंगे, जितना मैक्सिमम लिमिट आपने डिसाइड पहले से कर रखी, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है तो जब दिए हैं तभी मिलेंगे, पहले आओ पहले पाओ वाली बात क्लियर। ये था आपका प्रोहिबिशन ऑन, यानी आप टेकिंग का मतलब कोई और की जगह नहीं ले सकते आप ऐसे, अपनी ओरिजिनल सिक्योरिटी के बारे में तो आप वहीं रहोगे जहां, तो प्रायर मोर्टगेज सोचे मैं तो पहले ही उधार देनी आदि हूं, मैं तो कद भी दूं पहले नंबर ही मिलती मन है, जो पहले दिया था वो पहले नंबर मिलेगा, जो 8वें नंबर दिया वो 8वें नंबर ही मिलेगा, भले पहले आप थे। क्लियर उमा शंकर जी, क्लियर। चले आगे, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो चलो पढ़ ही देता हूँ। 94, 95, 96, 94 मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार, जहां की संपत्ति अनुक्रमणी ऋणों के लिए अनुक्रमणी बंधकदार पास है, वहां मध्यवर्ती बंधकदार के पास अपने से बाद वाले बंधक, पीछे मतलब अपने से बाद वाले बंधकदारों के विरुद्ध वही अधिकार होंगे जो बंधक कर्ता के विरुद्ध है। बंधक करता हूं भी वो पैसा ले सके, अरे भाई ये जो आदमी है ये अपने 15 लाख ये से रिकवर कर सकता है, अगर इन सबको प्रॉपर्टी बिकवानी है तो ये इनसे भी पहले अपने आने से पहले मारा 15 दो फिर इन तक पहुंचो, आया ना, तो इसको वही, इसको इनके प्रति इनके विरुद्ध सारे वो अधिकार है, इसको इनके विरुद्ध सारे अधिकार है, इसको इनके विरुद्ध। क्लियर। 95 मोचन कराने वाले से बंधकदार कर्ता का व्यय पाने का हकदार,
अगर आपने रिडम्पशन करवाया है तो रिडम्पशन का पैसा आप जहां की कई बंधककर्ताओं में से, बंधककर्ता दो थे, ए और बी, इन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी सी को, दोनों की प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए और ब्याज। जब पैसे देने की बारी आई तो ये ने कहा मार्गन तो है कौन भाई, 1 रुपये ही। अब प्रॉपर्टी जाएगी, बिकेगी तो पूरी बिकेगी, आधी तो बिकेगी नहीं, तो बी ने पूरे के पूरे 1 करोड़ और ब्याज चुका दी, 1 करोड़ और ब्याज। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन अभी पढ़ा, को मोर्टगेजर भी अगर पैसे चुकाता है तो उसका हक मिल जाए। तो ये 1 करोड़ और ब्याज में से जितना हिस्सा ए का बनता था वो उससे ले सकेगा, एक तो बात ये हो गई। उसके अलावा जो भी रिडम्पशन में खर्चा लगा है, कोर्ट में गया होगा भी, रिडम्पशन में खर्चा लगा होगा, वो सारा खर्चा भी इससे क्लियर। इतनी सी बात है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा, न प्री में, न मेंस में, न इंटरव्यू में, न इंडेक्स। 96 ये जरूर पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, केवल प्रीलिम्स में, इंडेक्स नहीं पूछेंगे। अंदर जो बात लिखी है, एतस्मीन अंतर्विष बंध सादा बंधक को लागू होते हैं वही डिपॉजिट ऑफ टाइटल। ये याद जरूर रखना, प्रीलिम्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और किसी को नहीं आएगा। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड पे वही नियम लागू होंगे जो सादा बंधक। चले आगे। अगर कोई अलग से प्रावधान लिखा है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के लिए तो वो लगेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है, कॉन्ट्रेरी नहीं चलेगा। जहां जहां चुप है वहां वो सेम प्रावधान लगेंगे जो सिंपल लिखेंगे। क्लियर? चलो आगे। बाकी तो कुछ है ही नहीं। विलक्षण बंधक ये भी पढ़ लो, ये भी एग्जाम में आता है। विलक्षण बंधक ये नहीं, ये नहीं आएगा, आ तो रखा है एक आधी बार पर ये आएगा नहीं आपके। एनामोलस बंधक में क्या होता है भाई? विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व है बंधक विलेख में यथा साक्षित उनकी संविदा और ऐसी संविदा विस्तार के बाहर स्थानीय। इसका पता ही नहीं है ना नियम, फोरक्लोज होगा कि सेल होगा कि क्या होगा, तो जैसा आपने कांटेक्ट किया है वैसा होगा। अगर कांटेक्ट में कुछ नहीं है तो आपके वहां जो रूढ़ी प्रथा चल रही है वैसे हो। तो विलक्षण बंधक को बापड़ा ध्यान ही कौन दे करो भाई, विलक्षण। आज की लास्ट धारा, धारा 100। सर बाहर में 4 धाराओं में से एक ही पढ़ाओगे? जी हाँ, धारा 100 क्या है सर? चार्ज। क्या होता है चार्ज? अब ये भी बताया। बाहर दिखने में तो लगता है मोर्टगेज ही। मोर्टगेज में क्या होता है? आप प्रॉपर्टी है मेरे पास, सिक्योरिटी के तौर पे है, आप उसमें बेच वगैरह नहीं पाओगे, आप जो भी करोगे तो मेरा उसमें हक रहेगा पहले प्रॉपर्टी में। वैसा ही बाहर है। बाहर ये कहता है, मैंने आपको बाहर समझाया वह वैसे। आखिर भाई अंदर जो टेबल पड़ी है, कंप्यूटर टेबल, वो आपको लेके आनी है यहाँ पे, या जो आप लोगों ने गिफ्ट की थी बैरेक्ट वाली टेबल वो लेके आनी है यहाँ पर। क्या करोगे सबसे पहले? पहले उसके ऊपर फोटोकॉपी मशीन बढ़िया की भाई, वाह हटानी पड़ी पहली, हटानी पड़ी कौन पर, दैट इज बाहर। देखो इतने सिंपल लोग थे, बाहर ने भारी कह दियो। अंग्रेजी वाले तो अभी भी अलग चार्ज, अपना सिंपल बाहर। बाहर तो बाहर है भाई, उतारना पड़े से भी आदमी, वही बाहर है।
यानी कोई प्रॉपर्टी आपको अपने ढंग से यूटिलाइज करनी है तो पहले उस पे जो भार है वो हटाना पड़ेगा, वही भार ये भार है। आपकी एक पुस्तक है जो बैग के नीचे है तो पहले आपको बैग हटाना पड़ेगा। तो आपकी एक प्रॉपर्टी है और उस पे कोई भार है तो पहले प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से, वो पुस्तक खोलनी है, पढ़नी है, वो प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ करना है, उसको यूटिलाइज करना है, तो पहले आपको भार हटाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? ये जनरल कंसेप्ट है। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। पहले जनरल पता होना चाहिए, पता है क्या? समझ आ रही है मेरी बात? किसी भी प्रॉपर्टी पे एक भार है कि भाई पहले आपको ये हटाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, फिर इसको यूटिलाइज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं ये कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है। जहां की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति, ये किसकी बात कर रहा है? केवल इमूवेबल। तो ये ध्यान रखना, हमें सेल का पता है इमूवेबल की होती है, मोर्गेज का पता है, लीज का पता है, पर चार्ज का अलग से हमने पढ़ा नहीं है कहीं। तो यहाँ ये भी पता होना चाहिए अगर एग्जाम में आए, चार्ज भी काहे पे लगता है? केवल इमूवेबल। जहां की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा, अंडरलाइन करिए, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, या विधि की क्रिया द्वारा, या बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती है। मोर्गेज भी तो क्या है? सिक्योरिटी फॉर एग्जिस्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी है, ये भी सिक्योरिटी है। इसीलिए मोर्गेज के चैप्टर में ही चार्ज है। पर मोर्गेज और इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? मोर्गेज में मोर्गेज स्वतः किया ही जाता है, एक्ट ऑफ पार्टीज की भी बात नहीं है। मोर्गेज का उद्देश्य मोर्गेज करना ही होता है। यहां भी सर एक्ट ऑफ पार्टीज है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्ट ऑफ पार्टी चार्ज नहीं करना चाह रही, वहां पार्टीज एक्ट मोर्गेज करना चाह रही है। मैं अपनी जमीन अडाने रखना चाह रहा हूं, मैं अपनी जमीन को सिक्योरिटी पे रखा है, यहां मैंने कोई हरकत की, अपने आप मेरी सिक्योरिटी पे कोई चार्ज हो गया, मैंने चार्ज नहीं रखा। मैं कभी ये कहूंगी नहीं इन पैसे में बदले मेरी प्रॉपर्टी अडाने, तो ये हमेशा मोर्गेज होगा। आप एक्ट ऑफ पार्टी से कंफ्यूज मत होइए, वहां पार्टी का इंटेंशन भी सिक्योरिटी रखने का है प्रॉपर्टी को पैसों के बदले। यहां पार्टी नहीं चाहती है कि प्रॉपर्टी पे कोई भार हो, सिक्योरिटी क्रिएट हो प्रॉपर्टी पे, पर उसने कोई ऐसे लक्षण किए कि अपने आप ऐसा हो गया। बन जाती है, बनाई जाती है नहीं, सिक्योरिटी बन गई, जबरदस्ती बन गई। आ रही है बात समझ? मेरे को एग्जांपल से ले लेते हैं हम कुछ थोड़ी, ठीक है? या कुछ इसमें बढ़ना है? एक बार थोड़ी सी और पढ़ देता हूं। जहां की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति, दो चीजें याद रहेगी, पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि के। आप मेरे को याद दिलाना, दोनों के एग्जांपल देने। किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाती, अंडरलाइन द वर्ड बन जाती, बनाई जाती नहीं है, और वह व्यवहार बंधक की कोटि में नहीं आता है। बंधक नहीं है, बनाई नहीं है, मतलब आपने दी नहीं है। वहां ये कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति का उस संपत्ति पर भार है, और तस्मिन् पूर्व अंतरिक्ष वे सब उपबंध जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज सादा बंधक को लागू होंगे, वही भार को लागू है। तो भार में पहले पर्सनली बाउंड मनी रिकवरी शूट, और फिर उससे नहीं आता है तो प्रॉपर्टी सेल भी करवाई जा सकती, बंधक की तरह नहीं। क्लियर? सादा बंधक लगेगा। चले आगे, अंग्रेजी वाले, वेयर ए मूल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय प्रोसेस ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज। मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता हूं, भरण पोषण टाइमली नहीं देता हूं, जो देना चाहिए उसका बराबर हक है, शेयर हाउस होल्ड में रहने का, नेसेसिटी सप्लाईज का।
अगर कोर्ट आदेश देता है मेंटेनेंस देने का और मैं मेंटेनेंस फिर भी नहीं देता हूं, तो यह मेरी हरकतों की वजह से, मेरे मेंटेनेंस नहीं देने की वजह से मेरी प्रॉपर्टी पे क्या बन चुका है, भार बन चुका। एक मैंने और एग्जांपल दिया था आपको, अनपेड सेलर, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, अभी हम इमूवेबल की बात कर रहे हैं, पर मूवेबल में भी हो जाता है भार। लियन जिसे बोलते हैं धारणाधिकार, और दूसरा अधिकार होता है चार्ज का अधिकार। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी है, ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी है, मान लीजिए पोजीशन नहीं दी, तो उसे लियन बोलते हैं। हमारे दुकान पे आया, भाई जी चीज चाहिए, मैं कोई बात कौन दे दे सर, मैंने बिल बना दिया, सब बना दिया, तो पैसे के पैसे तो थोड़ी देर में दूं, थे सामान भिजवा दिया शाम तक, मैं पैसा तो भेजोगे, पैसा दोपहर तक दे दूंगा। मालिक इस प्रॉपर्टी के अब आप ही हैं, तो मैं आपको कागज बना चुका, बिल बना चुका, सब बना चुका, पर अभी तक पोजीशन मेरे पास है, और आपने पैसे क्या कहा, दोपहर में दे दूंगा। मैंने कहा मैं शाम को डिलीवरी दे दूं। तो जब तक आप पैसे नहीं देते, मैं उस प्रॉपर्टी को धारण रख सकता हूं, दैट इज धारणा अधिकार। वैसे प्रॉपर्टी आप ले गए तो चार्ज, इमूवेबल प्रॉपर्टी में यही होता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी, कब्जा दे दिया, पर पूरा पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो मेरा उस प्रॉपर्टी में क्या है, चार्ज है, भार है। क्या क्रिएट किया क्या किसी पक्षकार ने, क्या प्रॉपर्टी को उसने अडाने रखा क्या खरीदार ने मेरे पास, नहीं, उसने तो खरीदी है मेरे से, पर पूरा पैसा नहीं दिया, तो अपने आप उस प्रॉपर्टी में मेरा क्या है, भार है, चार्ज, बाय एक्ट ऑफ पार्टी, और सर बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या होता है, मेरे पास मेरे पुरखों से संपत्ति आई, ऊपर वालों से, उनके डिपेंडेंट बहुत सारे लोग थे, उन सबको मेंटेनेंस, जब भी आपके पास कहीं से संपत्ति आती है हायर होने के नाते, तो आपकी जिम्मेदारी होती है जिसके यहाँ से संपत्ति आई उसके सारे डिपेंडेंट्स को फिर आप पालोगे। पता है क्या ये आप, नहीं पता? अगर मेरे पिता पे 5 लोग डिपेंडेंट है और पिताजी की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाती है, मेरी जिम्मेदारी है उन 5 लोगों को जो उनको पिताजी पाल रहे थे, अब मैं पालूंगा। ध्यान रखिएगा ये बात, उन पांचों को पालने का जो, अगर नहीं पालता हूं तो वो जो प्रॉपर्टी मेरे पास आई है उन पे, उन पांचों को क्या है, भार है, चार्ज, क्या है, चार्ज। तो किसी प्रॉपर्टी पे पक्षकारों के कर्ते द्वारा या विधि द्वारा क्या बन जाए, चार्ज। किसी प्रॉपर्टी है, इस पे लैंड रेवेन्यू बकाया है, उस प्रॉपर्टी को लैंड रेवेन्यू क्या है, भार है, चार्ज। भू राजस्व बकाया मैं नहीं दे रहा, तो प्रॉपर्टी कुछ भी होने से पहले बाहर चुकाना पड़ेगा, आया ना। यह आपने सेक्शन 6 में भी पढ़ा था, याद हो तो, क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, एक फार्मर जिसने अपना लैंड रेवेन्यू भुगतान नहीं किया, आ रही है बात से, तो ये चार्ज है। और बहुत सिंपल समझो में समझो तो चार्ज उस प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार से उसके ट्रांजैक्शन को रोकता है, उस पे एक अपना हक, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है पर उस पे एक हक है आप। बहुत सिंपल शब्दों में, जैसे मैंने चार्ज से इतर बात बता रहा हूँ, एक्चुअल चार्ज का बेस बता रहा हूँ। आपने अपना घर है, उसमें मेरे से काम करवा लिया बहुत सारा, कंस्ट्रक्शन या कुछ, अब आप उसको बेच रहे हैं, मैं क्या कहूंगा, पहली हमारा पैसा तो दो। ये चीजें ही क्या है, बाहर, उस प्रॉपर्टी पे क्या है आपका, बाहर। तो वापस पढ़िए क्या लिखा है, जहां की एक व्यक्ति की स्थावर संपत्ति पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन के संदाय के लिए प्रतिभूति बन जाते हैं। अंग्रेजी वाली, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ पार्टी और ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी, बन गई है, बनाई नहीं,
made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to a mortgage, वह mortgage नहीं है। पैसे उधार, mortgage तो आपको पता कि क्या था, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, यहां कोई इंटरेस्ट नहीं जाता, नथिंग इज ट्रांसफर्ड। मेरा अगर आपकी प्रॉपर्टी पे चार्ज है तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया है, केवल बाहरी है, मेरे पास ना पोजेशन है, ना ओनरशिप है, ना यूज कर, कोई अधिकार नहीं है, केवल उस प्रॉपर्टी पे क्या है, मैं वजन रख सकूं कि थे नहीं लास्ट पर। इसलिए यहां क्या लिखा हुआ, जो बंधक नहीं है, जो बंधक नहीं है, जो मोर्गेज, मोर्गेज नहीं है, ये बात भी समझ आ रही है ना, मोर्गेज नहीं है का मतलब आपका उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, सुन पा रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं है, लिख लेना यहाँ पे, फिर भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। मोर्गेज नहीं है का मतलब कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता, नो पोजेशन, नो यूज, नो ओनरशिप, नथिंग। The latter person is said to have charge on the property and all the provision herein before contained which apply to a simple mortgage sale so far as may be applied to such charge। वो सेम ही गाड़ी है, अगर आप मेरा प्रॉपर्टी पे चार्ज है तो आपको मुझे, मैं पैसों के लिए सूट कर सकता हूं आप पे, सिंपल मॉर्गेज में जैसे करते हैं, अगर नहीं देते हो तो मैं प्रॉपर्टी आपकी बिकवा के पैसा दे, सेम ही गाड़ी। इंटरेस्ट मेरे में कुछ नहीं आया, बस इतना सा आया है कि मैं उसको प्रॉपर्टी बिकवा के अपने पैसे ले सकता हूं अगर आप नहीं दे रहे हो, और कुछ नहीं आता है चार्ज में, कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता चार्ज में, बस ये राइट मिलता है कि आप प्रॉपर्टी बिकवा के पैसे ले सकते। क्लियर? अगर मेरा किसी संपत्ति पे कोई भार है तो मैं उस प्रॉपर्टी को बिकवा के अपने पैसे रिकवर कर सकता, इतनी सी बात। क्लियर? हजारों तरीके से होता है, आपने अपना मकान है, खाली प्लॉट है, मेरे को कहा सर कंस्ट्रक्शन कर दो, मैं रुपया के रुपया, आपने कंस्ट्रक्शन होता है दूसरे दिन मिल जाएगी, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, 1 करोड़ का पैसे मांगने गए, आपने नहीं दिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन 1 करोड़ के लिए पर्सनल आप पे केस कर सकता हूँ, सिंपल मोर्गेज की तरह, वो नहीं दोगे तो मैं उस प्रॉपर्टी को बिकवा के। क्लियर? सिंपल, इतनी सी कहानी है, आगे तो कचरा है। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू चार्ज ऑफ ए ट्रस्टी ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ट्रस्ट। ट्रस्टी ने ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे खर्चा किया, खूब किया, पर आप जो टेस्टाटर है, जिसने ट्रस्ट बनाया, वो उसको रेमुनरेशन या उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा। ये जितने भी ट्रस्टी होते हैं या जितने भी यहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों की जो तनख्वाह होती है, अगर आप तनख्वाह उनको नहीं दोगे तो उस प्रॉपर्टी पे उनका क्या बन जाता है, चार्ज। मैंने आपको आके भाई प्रॉपर्टी संभालने दी, कोई इमूवेबल, और महीने की तनख्वाह बता दी 20,000, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिए, अब इस प्रॉपर्टी पे अगर मैं पैसा नहीं देता तो ये क्या हो गई है, आपका चार्ज क्रिएट हो गया। मैंने किया क्या, नहीं, अपने आप पक्षकारों के कार्य द्वारा चार्ज क्रिएट हो। अब आप मेरे से पर्सनल भी मांग सकते हो, और नहीं देता हूं तो प्रॉपर्टी बिकवा के भी अपना पैसा। तो वैसे ही अगर ट्रस्टी उसने जो खर्चा किया ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे, वो आप नहीं देते हो तो वो चार्ज क्रिएट करता है, परंतु उस पे नियम ट्रस्ट एक्ट के लागू होते हैं, यहाँ के नहीं, तो इसलिए बोला यहाँ वाले चार्ज वाले नियम लागू नहीं, अपवाद है ये। Nothing in the sections apply to a charge of a trustee on the trust property for expenses properly incurred in the execution of his trust। क्यों सर, उस पे क्या लगेगा, ट्रस्ट एक्ट लगेगा। And save as otherwise expressly provided by any law for the time in no charge shall be enforced against a property in the hand of a person to whom such property have been transferred for consider। Of course, bona fide purchaser, अगर प्रॉपर्टी सामने वाले ने बेच दी है जिसपे आपका चार्ज था, तो उससे आप प्रॉपर्टी बिकवा नहीं पाओ। सामने वाले ने बेच दी किसी बोनाफाइड परचेजर को, तो बोनाफाइड परचेजर बेटर टाइटल ले लेता है ट्रांसफरर से, याद है ना अपने को, उसकी प्रॉपर्टी आप अब नहीं बिका पाओ। सिंपल सी कहानी, ठीक है? बाकी नहीं बढ़ना सर, नहीं बढ़ना, इंडेक्स याद रखो, जिंदाबाद। अब ये बताओ पेपर कैसे लेना है, 104 तक लूं या पूरा करा के लूं, और 104 तक लूं तो कब लूं, बढ़ते तो यही क्वेश्चन दो, 104 तक कब लेना है अब ये बताओ।
2-3 दिन का मतलब आज तारीख के है। ईद मुबारक। तो 28 को ईद है, 28 की छुट्टी रखवाओगे? संडे कब है? आज तो ट्यूसडे ही नहीं है क्या? वेडनेसडे 27, 28 को थर्सडे, 29 को फ्राइडे। बहुत 31st को है संडे सर। बहुत लेट है, तब तक तो पूरी टीपी हो जाएगी। हम्म। चलो देखते हैं, आप तैयार रहो, 2-3 दिन में पेपर है ना। मैं आपको तारीख बता दूंगा, उसी हिसाब से रेडी रहो आप। 104 तक, हाँ। 54 से 104 तक, ठीक है। 54 से 100, ठीक है। पिछले में कोई दिक्कत थोड़ी आई थी पेपर में, मजे ही आए थे। टीपी में नंबर ला रहे हो तो बढ़िया है।